नमस्कार दोस्तों, न्यूरोथेरेपी ट्रेनिंग कोर्स में मैं अनूप कुमार प्रजापति आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। न्यूरोथेरेपी ट्रेनिंग कोर्स में जो आज के विषय लेकर के आया हूं वो है शरीर अपने आप में ही दवा खाना है। हाँ दोस्तों, हमारे जो बॉडी है, अपना जो शरीर है वो विभिन्न प्रकार के केमिकल्स बनाते हैं। शरीर में विभिन्न प्रकार के अंग है, कोशिका है, टिश्यू है जो हमारे शरीर के नेचुरल जो संचालन के लिए, प्राकृतिक संचालन के लिए नेचुरल रूप से केमिकल बनाते रहते हैं, रसायन बनाते रहते हैं और उसी रसायन के माध्यम से ही हमारे शरीर की जितना भी कार्य है सही समय पर नियंत्रित रूप से, संयमित रूप से आपस में तालमेल बैठाते हुए कार्य करते हैं, जिसके वजह से हमारे शरीर के हर अंग आपस में एक दूसरे के कार्य को समझते हुए कार्य करते हैं। और इसके लिए कोई बाहर से मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। बस जिंदगी जीने के लिए 3 चीज की जरूरत होती है, वो है सबसे पहला ऑक्सीजन, दूसरा पोषक तत्व और तीसरा पानी। इन तीनों चीजों की अगर पर्याप्त मात्रा अगर शरीर को मिलता रहे तो बाकी का जो काम है शरीर के हर अंग, हर कोशिकाओं, हर एक टिश्यू को मालूम है जो उनको ड्यूटी मिला हुआ है, जो अंग कोशिकाओं को, टिश्यू को जो जिम्मेदारी मिला हुआ है, उसके आधार पर निश्चित समय में, निश्चित मात्रा में, निश्चित ऑर्गन्स के लिए, निश्चित अंगों के लिए प्रॉपर केमिकल बनाते हैं और उन्हीं के माध्यम से ही हमारा शरीर स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोग बना रहता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक है वो है शरीर अपने आप में ही दवा खाना है। आइए समझते हैं वो कैसे दवा खाना है, हमारे शरीर कैसे दवा खाना का काम करता है, इसको हम लोग विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, कोई भी बच्चा या व्यक्ति जब जन्म लेता है तब भगवान ने शरीर को नियमित रूप से चलाने के लिए उसके शरीर में प्राकृतिक अंग या संस्थान प्रदान किए गए हैं। हाँ दोस्तों, जब कोई व्यक्ति, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे के शरीर में जितना भी अंग है, जितने भी कोशिका है, जितना भी टिश्यू है, जितना भी संस्थान है, वही शरीर के प्राकृतिक संचालन को चलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। और जब बच्चा पैदा होता है तो वो अपने साथ में कोई भी अन्य चीज अपने साथ लेकर नहीं आता, सिर्फ शरीर को छोड़ करके बाकी कोई अन्य चीजें अपने साथ नहीं लाता ईश्वर से। न कोई पेटी लाता है, न कोई ट्रक लाता है, न कोई पैसा का कटोरा लेके आता है, ऐसा कुछ भी लेकर के नहीं आता। और वो एकदम खाली हाथ, न कपड़े, न धन दौलत, कुछ भी नहीं लेके आता, सिर्फ अपना किस्मत, अपना शरीर लेकर के आता है। तो दोस्तों, ये जो बच्चे जो जब पैदा होते हैं तब भगवान ने उनके शरीर के अंदर ही शरीर को नियमित रूप से, नियंत्रित रूप से आपस में तालमेल बैठाने के लिए विभिन्न प्रकार के कोशिकाएं, टिश्यू, अंग, संस्थान प्रदान किए हैं, जिससे शरीर का नेचुरल कार्य चलता रहे और व्यक्ति अपने जितना लाइफ लिखा हुआ है जिंदगी में वो जी सके। दोस्तों, उससे बाहर से, यानी कि जो बच्चा पैदा होता है वो अपने साथ कोई भी चीज लेकर के नहीं आता, यानी कि बाहर से कोई भी आर्टिफिशियल दवाइयाँ का गट्ठा या आर्टिफिशियल जो मेडिसिन है या उनका कोई पिटारा या कोई गठरा या कोई गट्ठा या पुलिंदा लेकर के नहीं आता। ठीक है दोस्तों, तो ईश्वर ने शरीर को एक नेचुरल, प्राकृतिक रूप से इस दुनिया में भेजा है। उनके इस शरीर के साथ ईश्वर ने किसी भी प्रकार के आर्टिफिशियल मेडिसिन का पिटारा या गठरा नहीं भेजते बच्चे के साथ। तो इसलिए कह सकते हैं कि शरीर के जितना भी अंग, कोशिका, संस्थान जो है वही शरीर का नियमित रूप से देखभाल करते हैं, शरीर को चलाने के लिए, शरीर की जरूरत के अनुसार। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारे शरीर है, भगवान ने दवाइयों का खजाना उस व्यक्ति के शरीर के अंदर बहुत सारे छोटी बड़ी फैक्ट्रिया के रूप में दिए हैं। और उस फैक्ट्री को, यानी कि जो बच्चे पैदा होते हैं, जो व्यक्ति पैदा होता है इस दुनिया में, तो उस व्यक्ति के, उस बच्चे के शरीर में जो नेचुरल, जो दवा के रूप में कार्य करने वाले या उस दवा को बनाने वाले विभिन्न प्रकार के अंग जो होते हैं या छोटी बड़ी फैक्ट्रिया हमारे शरीर में जो होते हैं, उसी छोटे बड़े फैक्ट्रिया को ही शरीर के अंदर हम लोग या तो अंग कहते हैं, या सिस्टम कहते हैं, या संस्थान कहते हैं, या कोशिकाएं कहते हैं, या टिश्यू के रूप में जानते हैं, जो आकार में छोटे या बड़े किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। मगर हाँ, हर प्रकार के छोटी बड़ी फैक्ट्रिया शरीर के अंदर है ना, वो अपना निश्चित कार्य जरूर करेगा। शरीर के लिए विभिन्न प्रकार के केमिकल बनाने के लिए जो जिम्मेदारी मिला है वो अवश्य ही करेंगे, ताकि ये अंग तंत्र अपना खुद का रसायन या पदार्थ बनाकर शरीर के हर क्रिया को सही रूप से चलाते रहे। और इसे आंतरिक रसायन या पदार्थ औषधियों के कारण ही
शरीर का अपना स्वास्थ्य और उम्र का निर्धारण होता है। और ये जितना भी रसायन है शरीर के अंदर बनने वाले रसायन को ही आंतरिक रसायन कहते हैं, जो कोशिकाओं के द्वारा, जो ऊतकों के द्वारा, जो अंगों के द्वारा, जो संस्थानों के द्वारा बनाए जाते हैं, जिनके वजह से ही हमारा शरीर स्वस्थ रहते हैं। और उसी रसायन के माध्यम से ही हमारा उम्र का निर्धारण होता है कि वो व्यक्ति कितने सालों तक जी सकते हैं। ये शरीर के अंदर बनने वाले केमिकल के द्वारा होता है। और उस केमिकल को बनने के लिए जो अंग कोशिकाएं होते हैं उनका भी स्वस्थ होना जरूरी है, मगर उनको स्वस्थ रहने के लिए एक व्यक्ति को सही मात्रा में ऑक्सीजन, सही मात्रा में पोषक तत्व और सही मात्रा में पानी की जरूरत होता है। निश्चित समय में निश्चित मात्रा में शरीर को चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा सुपोषण की जरूरत होता है, संतुलित आहार की जरूरत होता है, प्राकृतिक आहार की जरूरत होता है। और इन्हीं आंतरिक औषधियों के कारण ही शरीर को खुद का दवा खाना कहा जाता है, जिसे चलाने के लिए बाहर से कोई आर्टिफिशियल मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप अपनी जिंदगी में 3 चीज पर्याप्त रखिए, प्रॉपर ऑक्सीजन, अच्छी तरह से श्वास लीजिए, शरीर के टॉक्सिन को बाहर निकालिए, अच्छी तरह से पानी पीजिए और अच्छी तरह से खाना खाइए। तो ये 3 चीजें हैं जो शरीर को वास्तव में एक नेचुरल दवा खाने के रूप में डेवलप करते हैं, शरीर के प्राकृतिक कार्यों के संचालन के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये सुनकर आश्चर्य होता है कि हमारा शरीर यानी हमारी बॉडी खुद में ही दवा खाना कैसे है। अब ये सवाल, ये स्वाभाविक है कि ये जो सवाल है ये ज्यादातर लोगों के मन में यही उठता है कि हमारा शरीर अपने आप में दवा खाना कैसे है। तो ये बहुत ही आश्चर्य की बात होता है कि हमारा शरीर खुद में ही दवा खाना है, वो कैसे। दोस्तों मित्रों, ये सब सच है कि हमारा शरीर विभिन्न व्याधियों को, विभिन्न प्रकार के रोगों को, विभिन्न प्रकार की बीमारियों को ठीक करने की क्षमता रखते हैं। परंतु जरूरत है हमें अपने शरीर के बारे में जानने की, मगर हमने कभी इस शरीर को समझा ही नहीं, ठीक से समझा नहीं, और बस हमने इतना ही ध्यान दिया, खाओ पियो सो जाओ काम करो, इतने ही हमने जिंदगी में सीखा है। मगर शरीर के अंदर, शरीर को चलाने वाले जितना भी अंग है उनके बारे में नहीं जाने, वो अंग कौन कौन से केमिकल बनाता है वो इनके बारे में नहीं जाने, वो केमिकल क्या काम करते हैं ये हमने कभी समझा नहीं, और बस जिंदगी को खाओ पियो काम करो सो जाओ घूमो फिरो, बस इतने तक ही संतुलित कर लिए। और इसी अज्ञानता के कारण ही हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होने लगते हैं, अंग संस्थानों के बिगड़ने की वजह से, कोशिकाओं या टिश्यू के ठीक से काम न करने की वजह से। दोस्तों, हमने आधुनिकता और फास्ट रिलीफ के चक्कर में बाहरी पदार्थों और दवाइयों को जानबूझकर अपने शरीर में डालते रहे और उसके प्राकृतिक कार्यों को बिगाड़ते रहे। यानी कि शरीर के नेचुरल जो फंक्शन है उनको बिगाड़ने के लिए हम लोग ने क्या किया, आर्टिफिशियल मेडिसिन लेना चालू किया, जिसकी वजह से हमारे शरीर का नेचुरल कार्य, प्राकृतिक कार्य है वो डिस्टर्बेंस होते गए, जिनके कारण हमारे शरीर में कई प्रकार के अनचाहे व्याधियां या कई प्रकार के अनावश्यक बीमारियां या लक्षण दिखाई देते हैं। आप इस शरीर की बीमारियों को अपने आप ठीक रख सकते हो। इनके लिए आपको कुछ शरीर के बारे में जानकारी और उनका देखभाल के लिए कुछ तथ्य को जानना जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि हमारे शरीर में जो विभिन्न प्रकार के तथ्य है, जो हम अपने आप में दवा खाना का निर्धारण कैसे करते हैं, तो आइए जानते हैं इनके बारे में। ठीक है दोस्तों, हमारा शरीर अपने आप में चिकित्सक है। चिकित्सक का मतलब स्वास्थ्य परीक्षक होता है, जो ये पता करते हैं कि शरीर में क्या क्या बीमारियां या क्या क्या व्याधियां या क्या क्या रोग या क्या क्या लक्षण आए हैं। ये सब शरीर के अंदर ही मौजूद विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा, विभिन्न प्रकार के सेल्स के द्वारा पता कर लिया जाता है कि हमारे शरीर में कौन से अंग में गड़बड़ी है जिसकी वजह से शरीर में बीमारियां या रोग आ रहे हैं। और शरीर के द्वारा जब आई हुई बीमारी का निर्धारण शरीर के अंदर ही मौजूद विभिन्न प्रकार के केमिकल के द्वारा, विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं के द्वारा जब पता कर लिया जाता है, तो इसी कारण हम लोग कहते हैं कि शरीर अपने आप में चिकित्सक है, अपने आप में ही स्वास्थ्य परीक्षक होता है और अपने आप ही शरीर की बीमारियों को ठीक करने का काम किया जाता है।
ठीक है। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को बुखार आया तो बुखार आने का मतलब है कि हमारे जो बॉडी टेम्परेचर है वो अप चला जाता है, और ये बॉडी टेम्परेचर अप होने के कई सारे कारण हो सकते हैं। हाइपोथैलेमस की गड़बड़ी हो सकते हैं, लीवर की गड़बड़ी हो सकते हैं, थायराइड ग्लैंड की गड़बड़ी हो सकती है, ब्लड सर्कुलेशन की कमी हो सकती है, चयापचय डिस्टर्बेंस होने की वजह से हो सकते हैं। तो इतने सारे जो कारण है, तो ये सभी अंग को मालूम है कि कौन से शरीर के सदस्य या कौन सा शरीर के अंग ठीक से काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ये गड़बड़ी आ रहे हैं। तो इस चीज का निर्धारण शरीर में जो हार्मोन्स है, जो विभिन्न प्रकार के रसायन है, उनके द्वारा पता कर लिया जाता है, और जो अंग डिस्टर्बेंस है उनको ठीक करने के लिए उससे रिलेटेड जो अंग है वो अपना प्रॉपर केमिकल बनाएगा और वो बिगड़ा हुआ सिस्टम को ठीक करने का काम करता है, जिससे बीमारियां ठीक होना चालू हो जाता है। फिर उस लक्षण या व्याधिया के अनुसार शरीर की चिकित्सा करते हैं, और इस व्याधियों को, उस बीमारियों को पहचानने के लिए हमारे शरीर में कई सारे सिस्टम यानी तंत्र यानी संस्थान हैं जो शरीर के जरूरत के अनुसार अपना काम करना चालू कर देते हैं, और उस कारक को, जो बीमारी आने के जो कारण है, उनको कई और विभिन्न अंगों तथा रसायनों के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है ताकि वो अंग अपना प्रॉपर काम कर सके। शरीर अलग अलग मौसम अर्थात ऋतुओं के अनुसार शरीर को ठीक रखने के लिए हमेशा आगाह करते हैं, हमेशा सूचना देते हैं, हमेशा मैसेज देते हैं कि ये मौसम चेंज हो रहा है, आप अपना काम उस तरह से करिए, आप अपना काम इस तरह से करिए। आप शरीर को चलाने के लिए आपको इतने मात्रा में रसायन बनाना है, आपको शरीर के निर्धारण के लिए आपको इस तरह से काम करना है। ये शरीर के अंदर मौजूद विभिन्न प्रकार के सेल, कोशिका, रसायन के द्वारा सूचित किया जाता है ताकि ये शरीर को बीमारी आने से बचाने के लिए या शरीर को बीमारी से बचाने के लिए ये सब संदेश अपने आप शरीर के अंदर सर्कुलेट होते रहते हैं अपने जरूरत अनुसार काम करने के लिए, ताकि शरीर स्वस्थ रहे और हम उस मौसम के अनुसार अपना तैयारी भी कर लेते हैं। जो कि शरीर की आंतरिक व्यवस्थाएं होती है जो समय समय पर शरीर की चिकित्सा करते रहते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति के शरीर में जब संक्रमण होता है या जब किसी भी व्यक्ति के शरीर में इन्फेक्शन होता है, तब हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम के द्वारा ऐसे रचना तैयार किए गए हैं जिससे ये पता चलता है या जिससे ये पता लगाते हैं कि ये इन्फेक्शन या संक्रमण शरीर में पहले भी आ चुके हैं या ये इन्फेक्शन नए प्रकार का इन्फेक्शन है। ये पता शरीर के अंदर मौजूद विभिन्न प्रकार के सेल्स के द्वारा, कोशिकाओं के द्वारा पता लगा दिया जाता है। और अगर पहले भी ये इन्फेक्शन आ चुका है तो उनके अनुसार शरीर का जो रक्षात्मक प्रणाली है, जो इम्यून सिस्टम है, अपने आप को तैयार करते हैं उस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए, रोकने के लिए। ठीक है। और अगर कोई नए प्रकार के इन्फेक्शन है तो उनके प्रोग्राम को समझ करके शरीर के इम्यून सिस्टम फिर अपना चक्रव्यूह का निर्माण करते हैं ताकि उस इन्फेक्शन को खत्म कर सके। दोस्तों, एक शरीर है और शरीर के आसपास जो क्लाइमेट है इसमें विभिन्न प्रकार की इन्फेक्शन रहते हैं, और उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हमारे शरीर के बाहर, शरीर के आसपास एक ऑरा होते हैं जो उस इन्फेक्शन से रक्षा करने का काम करते हैं। और शरीर के अंदर जो मौजूद है, शरीर के आसपास जो शरीर के ऊपर जो ऑरा निर्धारित होते हैं, वो सब ऑरा शरीर में जो निहित जो विटालिटी है, जो जीवनी शक्ति होते हैं, जिसे हम लोग प्राण शक्ति भी बोलते हैं। ठीक है। तो हमारे शरीर में प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति या विटालिटी बोलिए, ठीक है, उनके माध्यम से शरीर के विभिन्न प्रकार की बीमारियों और शरीर में जमे हुए जो टॉक्सिन पदार्थ है उनको निर्धारित किया जाता है कि टॉक्सिन पदार्थ को कहाँ से निकालना है, कैसे निकालना है, और शरीर में आए हुए जो इन्फेक्शन है उनको किस तरह से रोक करके उनको खत्म करना है। तो ये निर्धारण शरीर में हमारे निहित जो प्राण शक्ति है, जीवनी शक्ति है, विटालिटी है, उनके द्वारा निर्धारित किया जाता है। दोस्तों, फिर उस संक्रमण के शक्ति यानी पावर के अनुसार जो हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम है, इम्यून तंत्र है, बहुत ज्यादा मात्रा में एक्टिव होते हैं और शरीर में आए हुए जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं, संक्रमण होते हैं, उसे रोकने और खत्म करने का काम किया जाता है। इस व्यवस्था में शरीर को बाहरी दवाइयों की जरूरत नहीं होती और शरीर अपना चिकित्सा स्वयं कर लेते हैं। ऐसे ही कई और उदाहरण है जो शरीर अपने सिद्धांत के अनुसार शरीर का स्वयं चिकित्सा करते हैं, जो अपने आप में चिकित्सक है, ज्ञान विज्ञान से भरा हुआ है, जो शरीर के सभी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं का संचालन करते हैं। ऐसा है हमारा शरीर और ऐसा है हमारे शरीर के हर अंग, कोशिकाएं, सिस्टम
और टिश्यू, जिनके माध्यम से हमारे शरीर का नेचुरल संचालन हो रहा है, प्राकृतिक रूप से संचालन हो रहा है। शरीर में आए हुए विभिन्न संक्रमणों को रोक करके उसे खत्म कर शरीर को निरोग बनाने का काम किया जा रहा है। दोस्तों, शरीर के भले बुरे स्थिति के बारे में ये हमारे शरीर को अच्छी तरह से मालूम है कि हमारे शरीर में क्या घटनाएं घट रहे हैं, और शरीर को किसी भी प्रकार के अनिश्चित स्थितियों से अवगत भी कराते रहते हैं, जिन्हें हम जीवात्मा या विटालिटी या जीवनी शक्ति या प्राण शक्ति के नाम से भी जाना जाता है, जिसे वाइटल फोर्स भी कहते हैं। वाइटल फोर्स बोलिए, विटालिटी बोलिए, जीवनी शक्ति बोलिए, प्राण शक्ति बोलिए, जीवात्मा बोलिए, यही एक हमारे शरीर में शक्ति है जो शरीर के आंतरिक जो क्रियाओं का संचालन सही तरीके से करते हैं। उनको मालूम है कि मेरे शरीर के कौन से पदार्थ है और शरीर के बाहर के कौन से पदार्थ है, और अगर शरीर के बाहर के कोई भी पदार्थ हमारे शरीर के अंदर गया जो शरीर को नुकसान करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे कंडीशन से निपटने के लिए हमारे शरीर में जो जीवात्मा है, जो जीवनी शक्ति है, जो प्राण शक्ति है, जो विटालिटी है, जो वाइटल फोर्स है, वो एक्टिव होता है और उन फॉरेन मैटर को, उन बाहरी पदार्थों को रोकने और खत्म करने का और उनके कार्य को निष्क्रिय करने का काम जीवनी शक्ति के द्वारा किया जाता है। शरीर के अंदर जितने भी अंग है, प्रत्यंग है, उनके भी बायोलॉजिकल क्लॉक यानी जैविक घड़ियां होती है, जो निश्चित समय पर अपना काम कर लेते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी शक्तियां काम करते हैं, बहुत सारी कार्य 24 घंटे संचालित होते रहते हैं, जिनमें से एक कार्य होता है बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब है हमारे शरीर में एक प्रकार की घड़ी होते हैं जो हमें इंडिकेट करते हैं, हमें रास्ता बताते हैं, हमें सही दिशा बताते हैं, हमें सही समय का निर्धारण कराते हैं कि हमको कब खाना है, कब सोना है, कब उठना है, कब काम पर जाना है, कौन से कार्य को कौन से टाइम पे करना है। ये हमें हमेशा याद दिलाते रहते हैं। उस प्रकार की जो घड़ी है, उस घड़ी को जैविक घड़ियां या बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर निहित है। और इन बायोलॉजिकल क्लॉक को मालूम होता है कि उन्हें चलाने के लिए कोई भी बाहर से रासायनिक या अनावश्यक केमिकल लेने की जरूरत नहीं है। ये शरीर के अंदर स्वतंत्र रूप से, प्राकृतिक रूप से चलने वाला क्रिया होते हैं, और इस बायोलॉजिकल क्लॉक को चलाने के लिए कोई भी बाहर की मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ता। बस 3 ही चीज की जरूरत होता है, हवा, पानी और खाना। हम अपना दिनचर्या और खान पान सही रखें तो हमारा शरीर सुचारू रूप से कार्य करेगा। तो आइए जाने अपने शरीर के कुछ तथ्यों को। दोस्तों, हमें जीवन जीने के लिए मुख्य रूप से शुद्ध खाना, और शुद्ध खाने के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन तथा मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ युक्त खाना, पानी तथा ऑक्सीजन आदि की जरूरत पड़ती है। खाना हमें भूख लगने पर, पानी हमें प्यास लगने पर, और ऑक्सीजन नियमित रूप से श्वास प्रक्रिया के द्वारा मिलती रहती है, नाक के द्वारा, और मुंह से भी कई लोग ले लेते हैं अगर नाक में गड़बड़ी है तो। ठीक है, तो ये तीनों चीज की जरूरत हमको होता है। भूख लगने पर हम खाना तो खा लेते हैं, प्यास लगने पर पानी तो पी लेते हैं, मगर श्वास ऐसे क्रिया है कि निरंतर चलते रहते हैं, जिनके बगैर शरीर की कोई भी कोशिका जीवित नहीं रख सकता, कोई भी कोशिका जीवित नहीं रह सकता। और कुछ ही मिनटों में अगर सेल काम करना बंद कर दिए तो हमारे शरीर का अस्तित्व भी खत्म हो सकता है। और यही पदार्थ हमारे शरीर के संपूर्ण क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होती है। इन्हीं पदार्थों से शरीर के हर एक कोशिकाएं अपने तथा कोशिकाओं के लिए स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। जितना भी कोशिकाएं जो बनते हैं ना, इन्हीं पोषक तत्व के माध्यम से, ऑक्सीजन के माध्यम से और पानी के माध्यम से ही प्रॉपर बनते हैं, प्रॉपर मात्रा में वृद्धि करते हैं, और प्रॉपर मात्रा में जो कार्य करने के लिए जो जिम्मेदारी मिले हैं उस कार्य को पूर्ण रूप से निभाते हैं। चयापचय के विभिन्न क्रियाओं को संपादित करना, विभिन्न प्रकार के रस रसायन निर्माण करना, और परिवहन यानी सर्कुलेशन के द्वारा रसायन को, जो केमिकल है, शरीर के जो केमिकल है, उनको विभिन्न अंगों तक भेजना, यानी शरीर के समस्त जैविक तथा अजैविक क्रियाओं को चलाने के लिए हमें संपूर्ण भोज्य पदार्थों की जरूरत होती है। ठीक है, तो शरीर के हर एक कोशिकाओं को प्रॉपर काम करने के लिए, चाहे जैविक क्रिया हो चाहे अजैविक क्रिया हो, किसी भी प्रकार के काम हो शरीर के अंदर, तो उन कार्यों को चलाने के लिए इन्हीं तीनों प्रकार के पदार्थों की जरूरत पड़ता है, जिनमें पहला पोषक पदार्थ,
यानी भोजन, दूसरा पानी, तीसरा ऑक्सीजन, इन्हीं के माध्यम से शरीर की जितना भी चयापचय क्रिया है, मेटाबॉलिक प्रोसेस है, वो सब सही मात्रा में संचालित होते रहते हैं। और यही से आरंभ होती है हमारे शरीर की प्रारंभिक दवा खाना, जो शरीर के हर बीमारियों या लक्षण को ठीक करने में भूमिका निभाते हैं या शरीर के हर बीमारियों या लक्षण के प्रति जिम्मेदार होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। यानी बीमारियों का मुख्य जड़ है चयापचय में असंतुलन होना, मेटाबॉलिक प्रोसेस का ठीक से न होना, मेटाबॉलिक प्रोसेस का गड़बड़ी होना। और मेटाबॉलिक प्रोसेस क्यों गड़बड़ है? या तो कोशिकाओं को ठीक मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिला, या ठीक मात्रा में भोजन नहीं मिला, या ठीक मात्रा में पानी नहीं मिला। इन्हीं तीनों में से कोई भी कमी की वजह से ही कोई भी कोशिकाओं में चयापचय क्रिया कमजोर पड़ता है। और जब चयापचय क्रिया कमजोर पड़ेगा तो अब जाकर के कोशिकाओं में बनने वाला केमिकल ठीक मात्रा में नहीं बनेगा। और जब ठीक मात्रा में शरीर के कार्य को करने के लिए जो केमिकल कोशिकाओं में बनना चाहिए वो नहीं बनेगा, तो उस कोशिका से संबंधित जो शरीर के काम है वो ठीक से नहीं होगा। और जब शरीर के वो अंग जब काम नहीं करेगा तो उससे रिलेटेड कई सारी बीमारियां चालू हो जाएगा। फिर उसका काम नहीं होगा तो वो दूसरे के अंगों के लिए जो केमिकल बनाते होंगे वो भी नहीं बनेगा। तो एक प्रकार से समझ लीजिए कि शरीर के एक सेल दूसरे सेल को सपोर्ट करता है, दूसरे सेल तीसरे सेल को भी सपोर्ट करता है। तो ये शरीर के जितने भी सेल है ना, आपस में तालमेल बैठाते हुए, आपस में कोऑर्डिनेशन करते हुए एक दूसरे के सपोर्ट के लिए केमिकल बनाने का काम करते हैं। और ये केमिकल जो होते हैं ना, वो चयापचय क्रिया के दौरान बनते हैं हर एक कोशिकाओं में, जिनके लिए ऑक्सीजन, पोषक तत्व और पानी की जरूरत होती है। ठीक है, तो आप समझ गए कि शरीर में जो बीमारी आने का सबसे प्रमुख जो कारण है, इन तीनों पदार्थ में से किसी पदार्थ की गड़बड़ी और इनके वजह से चयापचय का असंतुलन होना, जो बीमारी का मुख्य कारण में से एक है। दोस्तों, जन्म से मृत्यु तक हमारा शरीर अपने आप को ठीक रखने के लिए हमेशा कार्य करते रहते हैं, सतत कार्य करते रहते हैं। हमारा शरीर कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों या संस्थानों से मिलकर बना होता है। और ये सभी कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों या तंत्रों, जिसे हम लोग संस्थान के नाम से जानते हैं या सिस्टम के नाम से जानते हैं, शरीर को नियमित और नियंत्रित रूप से चलाने के लिए हमेशा कुछ रसायन, जैसे कि हार्मोन्स जो मैसेंजर का काम करते हैं शरीर में, एंजाइम जो पाचन तथा किसी भी पदार्थ को तोड़ने के लिए काम करते हैं, या कई अन्य रसायन के साथ साथ मिनरल, विटामिन आदि हमारे शरीर के कार्यों के अनुसार शरीर में बनते रहते हैं या बनाते रहते हैं या निकालते रहते हैं या रिलीज भी करते रहते हैं या स्टोर करके भी रखते हैं। इन विभिन्न रसायनों का हमारे शरीर में अलग अलग कार्य है और उन रसायनों का पहचान के लिए अलग अलग नाम भी रखे हुए कि ये कोशिका में बनने वाले केमिकल का ये नाम है, इन दूसरे अंगों में बनने वाले केमिकल का ये नाम है, तीसरे प्रकार की कोशिका में बनने वाले केमिकल का ये नाम है। और इनके कार्य के आधार पर, ठीक है, उनका नाम रखा जाता है कि पैंक्रियास में बनने वाला जो पैंक्रियास में जो डेल्टा सेल है उनमें बनने वाला जो केमिकल है उस केमिकल का नाम सोमेटोस्टेटिन है, या पैंक्रियास के अल्फा सेल में बनने वाला जो हार्मोन्स है उनका नाम ग्लूकागोन है। तो इस प्रकार से एक तो जगह और सेल का निर्धारण और वो केमिकल जिस कार्य के लिए काम कर रहे हैं उसके आधार पर उस केमिकल का नामकरण किया गया है। दोस्तों, जिससे यह पता चलता है कि कौन सा रसायन हमारे शरीर के कौन से कार्यों को चलाने के लिए जरूरी है। हमारे शरीर में कुछ ही अंग है जो बिगड़ने पर कई सारी बीमारियों या लक्षणों को उत्पन्न करते हैं, जैसे कि लीवर जिसे हम लोग यकृत बोलते हैं, पैंक्रियास जिसे हम लोग अग्नाशय के नाम से जानते हैं, गॉल ब्लैडर जिसे हम लोग पित्ताशय के नाम से जानते हैं, किडनी जिसे हम लोग गुर्दा बोलते हैं, स्टमक जिसे हम लोग पेट या अमाशय बोलते हैं, इंटेस्टाइन जिसे हम लोग आंत बोलते हैं, लंग्स यानी फेफड़ा बोलते हैं, गोनेस यानी जननांग बोलते हैं, ब्रेन यानी मस्तिष्क, तथा विभिन्न प्रकार के जो ग्लैंड्स है वही हमारे शरीर के सफल संचालन के लिए, प्राकृतिक संचालन के लिए कुछ न कुछ केमिकल बनाते हैं या विभिन्न अंगों का संचालन करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये अंग अपने रसायनों या पदार्थों के द्वारा ही शरीर के खुद के कार्यों के अलावा विभिन्न अंगों के कार्यों का संचालन करते हैं, जो शरीर के विभिन्न अंगों के ऊतकों या कोशिकाओं के द्वारा बनाते रहते हैं।
और यदि ये अंग बिगड़ जाते हैं तो इसका मुख्य कारण है चयापचय क्रियाओं का बाधित होना या मेटाबॉलिक प्रोसेस का बिगड़ना और हमारे पाचन तंत्र का ठीक से काम न करना या पाचन तंत्र की गड़बड़ी होना, ये प्रमुख कारण होते हैं। मित्रों, हमारे पाचन तंत्रों के बिगड़ने का मुख्य कारण भी होते हैं और वो है हमारे द्वारा उचित और संतुलित भोज्य पदार्थों का न लेना या उचित खाना न खाना या उचित भोजन न करना ही हमारे पाचन संस्थान के बिगड़ने का मुख्य कारण होते हैं। और गलत समय पर भोजन करना, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण होते हैं पाचन संस्थान के बिगड़ने का। इनके अलावा अनावश्यक भोजन करना, भोजन पदार्थों के सेवन के समय अंतराल न होना, टाइम बे टाइम खाना खाना और भोजन करते समय ज्यादा मात्रा में पानी पीना, ये सब पाचन संस्थान को बिगाड़ने के लिए एक फैक्टर का काम करता है। ये सभी कारक है जो हमारे पाचन संस्थानों के कार्यों को बाधित करते हैं। यदि हम पर्याप्त या उचित भोजन सही समय पर लेंगे तो हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ और नियंत्रित रहेंगे। मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि ये पाचन संस्थान बीमारियों का मुख्य कारण क्यों है, यह भी एक सवाल है। तो दोस्तों, अब आपको ये समझाना पड़ेगा, एक बार समझना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, आप यही सोच रहे हैं कि पाचन तंत्र संस्थान जो होते हैं ना, वो बीमारी आने के मुख्य कारण क्यों है। तो आइए समझते हैं। हम सभी लोग जानते हैं मगर ध्यान नहीं देते इस बात के ऊपर। आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग खाना खाते हैं और खाना पचता है, जब प्रेशर आता है तो संडास से मोशन कर देते हो, लेट्रिन करने जाते हो, इतना आपको मालूम है। खाया हुआ खाना पचने जितना पच जाते हैं उनके एब्जॉर्प्शन होता है, जो नहीं पचता वो संडास के रूप में बाहर निकल जाते हैं, इतना मालूम है ना। चलो ठीक है, बहुत बड़ी बात है, इतना भी मालूम है। तो फिर भी आइए जानते हैं हमारे पाचन तंत्र में बीमारी आने के कारण क्या है। दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं मगर इस बात के ऊपर अभी तक तो ध्यान दिए नहीं है। हम अपने खाने में मुख्य रूप से चावल, दाल, चपाती, सब्जी, सलाद, अचार और मीठा पदार्थ तथा पानी के अलावा कई अन्य चीजें लेते हैं और इन पदार्थों में ही हमारे शरीर को चलाने के लिए मुख्य घटक यानी कि मुख्य जो पदार्थ होते हैं, जैसे कि मीठा चीज में कार्बोहाइड्रेट, जिससे हमारे शरीर को काम करने के लिए ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है। प्रोटीन हम खाते हैं खाने के माध्यम से, जिससे हमारे जितना हमारी कोशिकाएं हैं ना, उनके मरम्मत के लिए जरूरी होते हैं, नए कोशिका बनने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। ठीक है। इनके अलावा जो फैट्स हम खाने हैं, फैट्स खाते हैं, चिकना पदार्थ खाते हैं, ऑयली पदार्थ खाते हैं ना, जिससे हमारे शरीर के अंदर और बाहर में चिकनाहट पैदा होते हैं, चिकनाहट के काम होते हैं, लुब्रिकेशन के काम होते हैं। इनके अलावा विटामिन जो हम खाते हैं खाने में, तो ये हमारे शरीर में बीमारी से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने के लिए जरूरी है। और जो मिनरल्स लेते हैं, कोशिकाओं के विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों के संचालन के लिए जरूरी होते हैं। मसल्स के कंस्ट्रक्शन, डाइजेशन में मिनरल्स का जरूरत होता है। पानी हम जो लेते हैं, सभी प्रकार के जो खाए हुए खाना है, पदार्थ है, मिनरल्स है, उनको घोलने का काम करते हैं और शरीर में जो जितना कोशिकाएं हैं नए बने हैं उनकी वृद्धि के लिए जरूरी होते हैं। और एक विलायक को दूसरे विलायक को एक सपोर्ट करते हैं और एक जगह से दूसरे जगह किसी भी पदार्थ को लाने ले जाने का काम पानी के माध्यम से होता है। तो ये हमारे मुख्य पोषक आहार में से ये एक कार्य होता है सभी घटकों का। और यदि इनमें से कोई भी घटक कम या ज्यादा हुआ तो शरीर में बीमारी आने का कारण बनता है। ठीक है। तो प्रॉपर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन होना चाहिए, प्रॉपर मात्रा में फैट्स होना चाहिए, प्रॉपर मात्रा में मिनरल, विटामिन, पानी आदि की जरूरत होती है हमारे शरीर में। और इनमें से कोई भी चीज हमारे शरीर में कम या ज्यादा हुआ तो उससे रिलेटेड बीमारी हमारे शरीर में आने का कारण हो सकता है, चाहे वो पाचन संस्थान क्यों ना हो। ठीक है। तो दोस्तों, ये जो आप सोच रहे होंगे, चलो आप सोचिए, यदि आपको पेट में गैस की समस्या है और कई दिनों से पेट में दर्द हैं, तो इसका मुख्य कारण है प्रोटीन का ठीक से पाचन न होना। और खाना कहाँ पाचन होते हैं? पेट में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, पाचन संस्थान में हमारे द्वारा खाए हुए खाने का पाचन होते हैं। ठीक है। अगर किसी भी व्यक्ति को चलो खाना नहीं पचा तो खाने में जो हम लोग प्रोटीन खाते हैं वो अगर नहीं पचा तो प्रोटीन नहीं पचेगा तो पेट में गैस बनेगा, और पेट में गैस बनेगा तो पेट भारीपन होगा, और पेट में जब भारीपन होगा तो पेट में दर्द भी आ जाएगा, जो
ये इंडिकेट करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट है, भोजन का पाचन ठीक से नहीं हो रहा है, भोजन के अपचन की वजह से गैस बन रहा है और गैस बनने की वजह से पेट में भारीपन हो रहा है, जो दर्द का कारण है। आपको यह समझना है। आप अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा ले ली हो और उसका पाचन ठीक से नहीं हुआ हो तो ये प्रोटीन पेट में सड़ करके गैस बनने लगता है। जबकि प्रोटीन पचेगा तो अच्छे केमिकल बनेंगे, मगर जब प्रोटीन ही नहीं पचेगा और प्रोटीन नहीं पचेगा तो प्रोटीन सड़ेगा, और प्रोटीन जब सड़ेगा तो सड़ करके गैस बनाएगा, और जब गैस बनने लगेगा तो उसकी वजह से हमारे पेट में कई सारे लक्षण दिखाई देते हैं, जो यही लक्षण शरीर के कई अन्य भागों में भी दिखाई देते हैं। शरीर में दर्द के रूप में, शरीर में सूजन के रूप में, शरीर में जलन के रूप में, शरीर में थकान के रूप में। ठीक है, जैसे कि किसी का पेट अपसेट हुआ, गैस बना, तो इनकी वजह से क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? उस व्यक्ति में गैस बनेगा, एसिडिटी होगा, पेट में दर्द होगा, सीने में जलन आएगा गैस के रिफ्लेक्स की वजह से। जब गैस का जमावट लंग्स और हार्ट के आसपास होगा तो श्वास फूलेगा, वही गैस आंखों के साइड आएगा तो आंखों में जलन होगा, फिर यही गैस शरीर की तरफ आएगा तो सिर में दर्द होगा, फिर यही गैस स्पाइन को रिफ्लेक्ट मारेगा, स्पाइन पर दबाव डालेगा, स्पाइनल नर्व पर दबाव डालेगा, स्पाइन के आसपास के मसल्स में दबाव डालेगा, जिसकी वजह से कमर में भी दर्द आएगा। इनके अलावा ज्यादा मात्रा में गैस रिफ्लेक्ट मारता रहेगा तो ये गैस मुंह के रास्ते निकलेगा, जो उबासी के रूप में आएगा, और ये इंडिकेट करेगा कि शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। ठीक है, तो उसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, गैस की वजह से याददाश्त कमजोर होगा, थकान लगेगा, शरीर में अकड़न जकड़न होगा, शरीर में क्रैम्प्स आएगा, नींद नहीं आएगा, व्यक्ति को अपचन होगा और मल त्याग करने में मुश्किल होगा, जिसे हम लोग कब्जी बोलते हैं। ऐसे कई सारे लक्षण प्रोटीन के नहीं पचने की वजह से होता है। और प्रोटीन नहीं पच रहा है क्यों? क्योंकि जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो उनको पचाने वाले हार्मोन, जो केमिकल चाहिए, जो एंजाइम चाहिए, वो ठीक से नहीं बना होगा। और ये एंजाइम इसलिए नहीं बन रहा होगा क्योंकि एंजाइम को बनाने वाले अंगों को ठीक मात्रा में प्राणवायु संवेदना का संचार नहीं मिला होगा, जिसकी वजह से वो ठीक मात्रा में केमिकल नहीं बना रहा होगा। तो ये देख लीजिए, एक जगह का घटना कई अन्य जगह के अंगों को डिस्टर्ब कर सकता है, और उस अंगों को प्रॉपर काम करना है जिनको जो ड्यूटी मिला है, और जो ड्यूटी भोजन को पचाने के लिए मिला हुआ है, पेट को, पेंक्रियाज को, इंटेस्टाइन को, तो वो ठीक से नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से खाना नहीं पच रहा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पेट में गड़बड़ी आएगा, जो कई अन्य शरीर के अंगों के लिए नुकसानदायक है, बड़े बड़े बीमारी आने का कारण है। पेट का बिगड़ना, डाइजेस्टिव सिस्टम का बिगड़ना, खाने का ठीक से पाचन न होना, और यही लक्षण आगे आने वाले दिनों में बहुत बड़े बड़े बीमारियों जो लाइलाज होता है उनमें बदल जाता है। और ये सभी लक्षण सिर्फ गैस बनने के कारण या प्रोटीन के न पचने के कारण हुआ है। इनके अलावा आपको मालूम होगा कि हमारे शरीर में जो हार्मोन्स और एंजाइम हैं वो भी प्रोटीन से ही मिलकर बनता है, या ये सभी प्रोटीन के ही बने होते हैं। हार्मोन्स और एंजाइम जो बने होते हैं ना, वो प्रोटीन के बने होते हैं। इसलिए जो हम खाने में प्रोटीन ले रहे हैं उनका पचना जरूरी है, और जब प्रोटीन पचेगा तो हार्मोन्स और एंजाइम बनेगा, और प्रोटीन नहीं पचेगा तो गैस और एसिडिटी बनेगा। ठीक है, तो देख लीजिए दोनों तरफ लाभ हानि है। तो आपको कौन सा प्रकार के सिस्टम चाहिए शरीर में, तो इसके अनुसार आपको शरीर की देखभाल करना जरूरी है, उनको पर्याप्त चीजें मुहैया कराना है जो उनको कार्य करने के लिए जरूरी है। और यदि प्रोटीन का अच्छे से पाचन नहीं होगा तो ये सब गैस बनेगा। ठीक है, और यदि प्रोटीन का अच्छे से पाचन हो जाए और गैस न बने तो इतने सारे लक्षण या बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगे। इनके लिए कोई भी बाहर के मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको ध्यान देना है खान पान और ऑक्सीजन। ठीक है, इन तीनों चीज पर ध्यान देना है। हो सकता है तो आपको उपवास भी रहना पड़ जाए तो आप रखिए। हो सकता है कि आपको कब्जी होगा तो कब्जी को दूर करने के लिए अच्छी तरह से पानी पीजिए, और हो सके तो लूज मोशन करा दीजिए, चलेगा। उपवास रहना और अतिथि का क्लीनिंग करना, लूज मोशन कराना, दस्त कराना, ये आपके पेट की गड़बड़ी को ठीक करने में मदद करेगा, भूमिका निभाएगा, जो बड़े बड़ी बीमारी आने के कारणों को दूर करेगा शरीर के विभिन्न अंगों के। इस प्रोटीन को पचाने के लिए हमारे पेट में पेप्सिनोजन एंजाइम और पेंक्रियाज से ट्रिप्सिनोजन नामक एंजाइम निकलता है, जो प्रोटीन को पूर्ण रूप से पचा देता है, पूरी तरह से पचा देता है, जिससे उपयुक्त जितना भी लक्षण जो दिखाई दे रहे थे ना वो नहीं होगा, क्योंकि प्रोटीन पचना चालू हो जाएगा तो जितना भी लक्षण दिख रहे थे वो सब ठीक हो जाएगा प्रोटीन के पचने से। लेकिन
पेट और पैंक्रियाज का सही रूप से काम करना जरूरी है। इसके लिए भी आपको खान पान और रहन सहन पर ध्यान देना होगा और कुछ भारी काम या कसरत भी जरूरत होगी, जिससे आपका पेट ठीक रहे और आपको बाहर से कोई भी दवाइयां लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। हमारे शरीर के अंगों का प्राकृतिक संचालन, प्राकृतिक इम्यूनिटी, शरीर का विकास और शरीर के विभिन्न अंगों का नियंत्रण, शरीर के विभिन्न अंगों को नियमित रूप से चलाना और अंगों के बीच तालमेल बैठाना, यह शरीर का प्राकृतिक यानी नेचुरल कार्य होता है। और इन कार्यों को नियमित रूप से चलाने के लिए कोई भी बाहर से दवाइयां या केमिकल लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हार्ट अपना काम 24 घंटे बिना थके बिना हारे रक्त का पंपिंग करके, यानी कि जो खून होता है ना उनको पंपिंग करने का काम हार्ट को होता है। तो ब्लड पंपिंग का कार्य करके जो हार्ट होता है ब्लड सर्कुलेशन द्वारा शरीर के सभी अंगों या कोशिकाओं में या टिश्यू में ब्लड भेजने का काम हार्ट का होता है। ठीक है, इसलिए हार्ट का सही काम करना जरूरी है और हार्ट प्रॉपर काम करेगा, प्रॉपर कॉन्ट्रिक्शन डायलेशन होगा तो जितना भी कोशिकाओं को काम करने के लिए पोषक तत्व, ऑक्सीजन, मिनरल्स, विटामिन चाहिए वो सब ब्लड के माध्यम से चाहिए। और ये ब्लड का पंपिंग विभिन्न कोशिकाओं में ब्लड को भेजने का काम ब्लड हार्ट के माध्यम से होता है, हार्ट के द्वारा होता है। इनको यानी हृदय को काम करने के लिए कोई भी दवाइयां या केमिकल लेने की जरूरत नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस होता है। आपने कभी सोचा है आपको बुखार आता है तो गोली खा लेते हो, सर्दी खांसी होता है तो गोली खा लेते हो, शरीर में दर्द आता है तो गोली खा लेते हो, सिर में दर्द आया तो गोली खा लेते हो, बाहर का आर्टिफिशियल मेडिसिन खाते हो, खा लेते हो ना, मगर आप थोड़ा धैर्य या इंतजार नहीं करते। फिर भी हमारे हार्ट में कितना तकलीफ है, लंग्स में कितना तकलीफ है, कितना किडनी लिवर में कितना तकलीफ है जो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं और आपको मालूम है ये सब तकलीफ होते हुए भी आप उनको चलाने के लिए कोई दवाई लेते हो क्या? नहीं लेते। फिर भी ये अंग अपना शरीर को अपना घर समझ करके, अपना मंदिर समझ करके, अपना दुनिया समझ के हमारे इस दुनिया को चलाने का दायित्व निरंतर चला रहे हैं 24 घंटे। हार्ट कभी नहीं सोचता कि मुझे आराम करना है, लंग्स कभी नहीं सोचता कभी आराम करना है, किडनी कभी नहीं सोचता कभी आराम करना है, लीवर कभी नहीं सोचता कि मुझे आराम करना है। हमारे शरीर को चलाने के लिए 24 घंटे काम करते रहते हैं। और जिस दिन ये अंग इन अंगों ने बोल दिए भैया आज मुझे आराम करना है, आज मुझे छुट्टी लेना है, तो फिर हार्ट के छुट्टी लेने का मतलब आपका हमेशा के लिए छुट्टी इस जमीन से, इस दुनिया से। लंग्स के छुट्टी लेने का मतलब आपका जीवन अस्तित्व खत्म। कोई भी अंग अगर छुट्टी लेता है तो समझ जाइए कि आपका अस्तित्व ही खत्म इस दुनिया से। ठीक है, इसलिए इन अंगों में तकलीफ है, तकलीफ झेल करके अपना काम कर रहा है हमारे शरीर को चलाने के लिए, हमारे ब्रह्मांड रूपी शरीर को चलाने के लिए। और कभी नहीं बोलता कि मुझे दवाइयां दो। ये अंग सिर्फ यही चाहता है कि उनको सही मात्रा में भोजन, पानी और ऑक्सीजन मिलता रहे, जिससे उनका काम चलता रहे, चाहे पचाई प्रक्रिया अच्छा होता रहे उनके सेल में, तो जाकर के वो अपना काम प्रॉपर करता रहेगा। इसी प्रकार किडनी द्वारा शरीर के विभिन्न प्रकार के जो टॉक्सिक पदार्थ होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो विषैले पदार्थ होते हैं, जैसे कि प्रोटीन के बैड प्रोडक्ट जो होते हैं ना, जिनके अंतर्गत यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनाइन है या अमोनिया है या विभिन्न प्रकार के हैवी मेटल्स है जिसे हम लोग भारी धातु बोलते हैं, या अन्य अनावश्यक पदार्थ जो होते हैं ना शरीर में खाने के माध्यम से जाते हैं और कोशिकाओं के द्वारा मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं ना, इन सभी वेस्ट प्रोडक्ट को किडनी के द्वारा पेशाब के रूप में बाहर निकालते हैं, कुछ पदार्थ को लंग्स के द्वारा श्वास के रूप में बाहर निकालते हैं और कुछ पदार्थों को स्किन यानी त्वचा के माध्यम से पसीने के रूप में बाहर निकाले जाते हैं। अगर वो पदार्थ हमारे शरीर में जमा हुआ है, ज्यादा मात्रा में है, शरीर के लिए नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये 3 अंग है, किडनी, लंग्स और त्वचा, जिसे हम लोग एक्सक्रेटरी ऑर्गन के नाम से जानते हैं, जो शरीर के टॉक्सिन पदार्थ को बाहर निकालने का काम करते हैं, विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालने का काम करते हैं। और शरीर के लिए जरूरत के जितना भी मिनरल्स होता है उनको फिर से एब्जॉर्ब करने का काम किडनी के द्वारा किया जाता है, ताकि उस मिनरल का उपयोग शरीर के कई अन्य कार्यों में उपयोगी हो, उपलब्धता हो सके। लंग्स 24 घंटे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, ताकि
हमारे द्वारा लिया गया जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के माध्यम से शरीर के हर एक कोशिका में जाए और उनके जो चयापचय क्रिया है उनको सही मात्रा में मेंटेन करे। इनके अलावा या खाना खाने के बाद खाने का पूर्ण पाचन के लिए उचित मात्रा में पाचक रस विभिन्न अंगों से एक साथ जरूरत के अनुसार पेट है, पैंक्रियास है या गॉल ब्लैडर है या लीवर है या आंतों से निकलते हैं, जो कि शरीर के अंगों का प्राकृतिक कार्य होते हैं। इन सब अंगों को बार बार चलाने के लिए बाहर से डेली कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ता। ये शरीर के अंदर चलने वाले ऑटोनॉमिक फंक्शन होते हैं और ऑटोनॉमिक फंक्शन के अंतर्गत शरीर के जितना भी ऑर्गन्स है वो अपना नियमित, नियंत्रित, संतुलित काम करते रहते हैं। इसी प्रकार मस्तिष्क के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों को ऑर्डर देकर के ऐच्छिक, शरीर के ऐच्छिक तथा अनैच्छिक, ऐच्छिक मतलब हमारी इच्छा के द्वारा काम करने वाले विभिन्न कार्य, और अनैच्छिक मतलब ये जिसका हम लोग कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, ये सब ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ऐसे कार्यों को अनैच्छिक बोला जाता है। तो या ये बोल सकते हैं कि हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को ऑर्डर देकर के ऐच्छिक तथा अनैच्छिक कार्यों को कराना, या शरीर के विभिन्न अंगों के सेंस यानी अनुभूति या एहसास या फीलिंग या सेंस को ग्रहण करके मस्तिष्क के द्वारा उचित कार्य कराने का काम ब्रेन के द्वारा किया जाता है, मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। इनके लिए भी कोई दवाइयां लेने की जरूरत नहीं है, कोई केमिकल लेने की जरूरत नहीं है, बाहर से कोई औषधि लेने की जरूरत नहीं होता। यह सब शरीर के अंदर चलने वाला प्राकृतिक कार्य होता है, नेचुरल कार्य होते हैं। यह कार्य शरीर अपने आप करता है। जो शरीर के अंदर स्थित बायोलॉजिकल क्लॉक इन कार्यों को कराने के लिए समय सीमा निर्धारित करता है कि कौन से अंगों को कितने बजे कौन से कार्य करने के लिए कितना केमिकल बनाना है। ये सब शरीर के अंदर मौजूद जो घड़ियां है, बायोलॉजिकल क्लॉक है, उनके द्वारा निर्धारित कर लिया जाता है। ऑटोनॉमिक फंक्शन के द्वारा निर्धारित कर लिया जाता है। ब्रेन के द्वारा शरीर के हर अंगों को कंट्रोल करते हैं। तालमेल बैठाते हुए हर एक अंग को जिम्मेदारी दिया गया है कि कौन से अंगों को कौन से केमिकल बनाना है। इस घड़ी के द्वारा ही हम निश्चित समय पर सोते जागते हैं। कौन सी घड़ी? बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी, जो हमारे शरीर के अंदर है, जो हमें एक मार्गदर्शन देते हैं कि आपको कब सोना है, कब जागना है, कब काम पे जाना है, कब संडास जाना है, कब पेशाब जाना है। ये हमको सिखाते हैं सही समय पर काम करने के लिए। ठीक है, तो इन्हीं बायोलॉजिकल क्लॉक जो होते हैं ना, ये हमारे शरीर के अंदर रहते हैं और इस घड़ी के कारण ही हम निश्चित समय पर सोते जागते हैं। निश्चित समय पर रोजाना निश्चित समय पर भूख प्यास लगता है, समय पर सही समय पर काम पर जाते हैं और शरीर के विभिन्न कार्य समय पर हो जाना, ये सब बायोलॉजिकल क्लॉक की वजह से होते हैं, जैविक घड़िया की वजह से होते हैं। या शरीर के अंदर विभिन्न कार्य के लिए विभिन्न कोशिकाओं या रसायनों का टूट फूट और निर्माण कार्य जो भी होता है वो सब निश्चित समय पर होता है। एक केमिकल से दूसरा केमिकल बनाना, किसी भी केमिकल के एक्सचेंज करना, कोई भी नया केमिकल बनाना किसी भी कोशिका या अंगों के द्वारा, तो ये सब बायोलॉजिकल क्लॉक के द्वारा निर्धारित होता है। इन कार्यों को चलाने के लिए कोई भी बाहर से दवाइयां लेने की जरूरत नहीं है। ये शरीर के अंदर चलने वाले ऑटोनॉमिक फंक्शन होते हैं। ठीक है, मगर इतने सारे शरीर में केमिकल बन रहे, इतने सारे दवाइयां बन रहे हैं, इसलिए हमारे शरीर को ही दवा खाना के रूप में जाना जाता है। शरीर अपने आप में स्वयं में दवा खाना है, जो शरीर के विभिन्न अंगों को विभिन्न कार्यों को चलाने के लिए जरूरी है। मित्रों, आप ये भी जानते होंगे कि शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए ईश्वर ने हमारे शरीर के अंदर ही प्रजातंत्र या राजतंत्र के अनुसार या राजनीति के अनुसार ही शरीर को तैयार किया गया है। मालूम है, ये हमारा देश है, ये हमारा शरीर है, तो इसी प्रकार ये भारत देश है। ठीक है, तो हमारा शरीर एक देश है और इनके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के राज्य है। उस राज्य में विभिन्न प्रकार के जिला है, संभाग है, तहसील है, गांव है और उनके हर एक मेंबर है शरीर के अंदर, जो क्रम से अपना जिम्मेदारी संभालते हुए शरीर के अंदर के प्रशासनिक कार्यों को पूरा करते रहते हैं। जिस प्रकार से देश में प्रशासनिक कार्य का संचालन होते हैं ना, उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर भी प्रशासनिक कार्यों का संचालन होता है। इसलिए इस शरीर को क्या बोलते हैं? राजतंत्र या प्रजातंत्र के अनुसार कार्य करने वाले बॉडी भी बोल सकते हैं। जैसे कि
एक देश या राष्ट्र या राज्य को चलाने के लिए विधि या नियम के अनुसार मंत्रिमंडल की रचना होती है। मान लिया आप जिस राज्य में होंगे वहां का कोई मुख्यमंत्री होंगे, राज्यपाल होंगे, उनके नीचे कलेक्टर होंगे जिला में, उनके नीचे तहसीलदार होंगे, तहसीलदार के नीचे गांव-गांव में सरपंच होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से एक रचना देश का होता है। उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर भी उसी प्रकार से पहले बड़ा कर, फिर उसके नीचे काम करने वाले, फिर उसके नीचे काम करने वाले, फिर उसके नीचे काम करने वाले, फिर उसके नीचे काम करने वाले विभिन्न प्रकार के अंग कोशिका आते हैं, जिनका अपना निर्धारित कार्य होते हैं, जो सुपीरियर यानी वरिष्ठता के आधार पर क्रमशः अपने से नीचे के सहयोगी को कार्य करने के लिए ऑर्डर या कमांड या कार्य सौंपता है। जैसे कि अगर हमारे देश में प्रधानमंत्री जो भी है वो राज्य में काम कराने के लिए वहां के सीएम को ऑर्डर देता है, सीएम किनको ऑर्डर देता है, जिला के कलेक्टर को ऑर्डर देता है, जिला के कलेक्टर किनको ऑर्डर देता है, गांव-गांव के सरपंच को ऑर्डर देता है कि आपको ये काम आपको गांव में करना है, और गांव के जो सरपंच है वो वार्ड को, हर एक वार्ड को काम कराने की जिम्मा देता है पंच को, ठीक है। तो इस प्रकार पंच सबसे छोटा मुखिया होता है प्रशासनिक लेवल पर। इसी प्रकार से हमारे शरीर में भी सबसे छोटा लेवल का जो प्रशासनिक जो कर्मचारी है वो है कोशिका, कोशिका के ऊपर टिश्यू, टिश्यू के ऊपर अंग, अंग के ऊपर विभिन्न प्रकार के और ग्लैंड्स है, विभिन्न प्रकार के संस्थान है, वो सबका जिम्मेदारी होते हैं। तो आइए इसी को समझ लेते हैं कि हमारे शरीर में जो राजतंत्र है, प्रजातंत्र है, उनका जो कार्य है वो भी सीक्वेंस के आधार पर है, क्रमशः वरिष्ठता से कनिष्ठता तक भी होते हैं। उसी प्रकार हमारे शरीर में भी इसी प्रकार का व्यवस्थाएं हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, जिन्हें हम निगेटिव फीडबैक सिस्टम तथा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के नाम से जानते हैं। निगेटिव फीडबैक सिस्टम या पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के नाम से जाना जाता है। हमारे शरीर के अंदर जो प्रशासनिक जो कार्य होता है उनको संचालन करने वाले जो सीक्वेंस है, जो पद्धतियां है, जो गतिविधियां है उसको। इस व्यवस्था में हमारे ब्रेन यानी मस्तिष्क में कई ग्लैंड है जो क्रमशः सुपीरियर यानी वरिष्ठता के आधार पर काम करता है। जैसे कि पिनियल ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड सबसे ऊपर बॉस है, उनके नीचे हाइपोथैलेमस काम करेगा, फिर उनके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड काम करेगा, और ये ग्लैंड शरीर के विभिन्न ग्लैंड को कार्य करने के लिए अपना केमिकल निकालते हैं, केमिकल रिलीज करते हैं, जो शरीर के टारगेट अंग में जाकर के बिगड़े हालात को सुधारने का काम कराते हैं, ठीक है। तो हमारे शरीर में सबसे सुपीरियर बॉस कौन है? पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड के नीचे कौन है? हाइपोथैलेमस। अब मान लीजिए पिनियल ग्लैंड राष्ट्रपति है तो हाइपोथैलेमस उपराष्ट्रपति है, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रधानमंत्री हो गए, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड के नीचे अलग अलग स्टेट के रूप में जो ग्लैंड काम करते हैं, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ये सब क्या हो गया? क्या हो गया? मुख्यमंत्री हो गए, ठीक है। फिर वो अलग अलग ग्लैंड फिर अलग अलग अंगों को उकसाने के लिए काम करता है, तो वो सब कलेक्टर को ऑर्डर देंगे, शरीर के कलेक्टर, ठीक है। तो इस प्रकार से निर्धारण है दोस्तों। और जब बिगड़े हुए हालात सुधर जाता है तो सुपीरियर ग्लैंड अपना केमिकल बनाना रोक देता है, जो शरीर की स्थिति के अनुसार एक्टिव रहते हैं। इन ग्लैंड से निकलने वाले रसायन को हार्मोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? हार्मोन कहते हैं, जो बाहरी मेडिसिन से कई गुना ज्यादा पावरफुल होता है, जो शरीर के प्रॉपर संचालन के लिए और शरीर के जितना भी मैसेज है उनको एक जगह से दूसरे जगह लाने ले जाने के लिए हार्मोन जिम्मेदार होते हैं। इसलिए हार्मोन को मैसेंजर का नाम से जाना जाता है, बॉडी मैसेंजर के नाम से भी जाना जाता है। और शरीर के कई सारे बीमारियों को इन्हीं हार्मोन के द्वारा ठीक किया जाता है। मगर इन ग्लैंड्स को ठीक से काम करने के लिए उचित मात्रा में रक्त के साथ साथ भोज्य पदार्थ, ऑक्सीजन, विभिन्न प्रकार के मिनरल्स, विटामिन्स आदि की भी जरूरत पड़ता है, जो खाने के पाचन के बाद पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं, जो कि शरीर का नेचुरल प्रोसेस है। मेडिकल साइंस के अनुसार शरीर में बीमारियां आने के कई सारे कारण हैं, जैसे कि आनुवांशिक एबनॉर्मलिटी, इन्फेक्शन, चाहे वायरल हो, चाहे बैक्टीरियल हो, चाहे कीटाणु या परजीवी के रूप में हो, केमिकल रिएक्शन तथा रेडिएशन, मार लगना या ट्रॉमा या एक्सीडेंट या डिजेनरेशन की वजह से, या इस्केमिक यानी रक्त परिवहन की कमी के कारण, जैसे थ्रोम्बस है, एम्बोलिज्म है या इन्फॉक्ट, मेटाबॉलिक ट्यूमर या सूजन, ये सब बीमारी आने के कारण होते हैं मेडिकल साइंस के आधार पर। और इन सभी कारणों का संबंध हमारे शरीर के किसी न किसी अंगों को प्रभावित करने के कारण होता है। जैसे
इन्फेक्शन यानी वायरस, बैक्टीरिया, फंगल, कीटाणु या परजीवी कोई भी इन्फेक्शन हो, तो इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हमारे शरीर में भगवान ने, ईश्वर ने इम्यून सिस्टम बनाए हुए हैं। ठीक है, जो आपको जन्म से मिला हुआ है, कोई बाहर से मेडिसिन लिए नहीं हो, वो सब ऑलरेडी आपके शरीर में मौजूद है। और ये इम्यून सिस्टम ईश्वर ने ऑलरेडी दिए हुए है शरीर को इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए। जो बाहर से आए हुए किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को रोकना और रोक करके खत्म करने का काम इम्यून सिस्टम का होता है, जो शरीर का नेचुरल प्रोसेस होता है। इनको चलाने के लिए कोई भी दवाई लेने की जरूरत नहीं होती, इसलिए शरीर अपने आप में दवा खाना है। इस इम्यून सिस्टम में कई सेल्स या अंग होते हैं, जैसे कि श्वेत रक्त कणिकाएं, जिसे हम लोग व्हाइट ब्लड सेल के नाम से जानते हैं या ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं, लिम्फोसाइट, एंटीबॉडी, स्प्लीन, थाइमस ग्लैंड और लीवर। ये जो अंग और जो ग्लैंड्स है, कोशिकाएं जो होते हैं ना, हमारे शरीर में इन्फेक्शन को रोकने और खत्म करने का काम करते हैं। यही सेल्स या अंग शरीर में आए हुए इन्फेक्शन को रोकता है और खत्म करने का भी काम करता है। जब हमारे शरीर में कोई बाहरी कीटाणु या बैक्टीरिया, वायरस या फॉरेन मैटर आता है, तब हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, जिनके कारण हमारे शरीर के विभिन्न WBC सेल्स, जिसे हम लोग श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, लिम्फोसाइट है, ये सभी सेल्स जो होते हैं ना, फॉरेन मैटर से लड़ने लगता है और लड़ करके फॉरेन मैटर को खत्म करने का काम करते हैं, इन्फेक्शन को खत्म करने का काम करते हैं। इस युद्ध के कारण जब हमारे शरीर का इम्यून सेल और इन्फेक्शन जब आपस में लड़ेगा, तो इस युद्ध के कारण हमारे शरीर में कई प्रकार के केमिकल बनेंगे, टूटेंगे कोशिकाओं के द्वारा। जब बहुत सारे कोशिका टूटेंगे तो एक प्रकार से केमिकल बनते हैं, उस केमिकल को साइटोटॉक्सिन बोलते हैं। और उसी युद्ध और गर्मी, उस युद्ध की वजह से शरीर में एकदम हीट पैदा होता है, गर्मी पैदा होता है। एनर्जी का निर्माण होने के लिए शरीर के विभिन्न कोशिकाओं को ताकत मिलने के लिए एनर्जी बनता रहता है, जिससे हमारे बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसे हम लोग बुखार के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में हमारे शरीर के कई सारे सेल्स और फॉरेन मैटर भी खत्म हो जाते हैं, जिससे मवाद या पस बन जाते हैं हमारे शरीर में, जो शरीर के बाहर फोड़े, फुंसी के रूप में या पेशाब के रूप में या संडास के रूप में बाहर निकाल दिए जाते हैं। हाँ, एक बात और है, जब युद्ध के दौरान सेल टूटते हैं तो सेल्स के टूटने से हिस्टामाइन नामक केमिकल निकलते हैं। कौन सा? हिस्टामाइन नामक केमिकल निकलते हैं, जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन को बढ़ा देते हैं, जिससे उल्टियां आते हैं, कई लोग को वोमिटिंग होते हैं। और यही हिस्टामाइन वहां के मसल्स के आसपास के जो कैपिलरीज होते हैं ना, जहां पर सेल टूटा हुआ है, डैमेज हुआ है, मास्ट सेल हो चाहे बेसोफिल सेल हो, उनमें हिस्टामाइन बनता है, जो इन्फेक्शन से लड़ते लड़ते टूट जाते हैं और टूटने से हिस्टामाइन बनते हैं। तो ये हिस्टामाइन जहां पर जमा होगा, उस जगह के आसपास के जो कैपिलरीज होते हैं ना, ब्लड वेसल होते हैं, उनको डायलेट कर देते हैं, फैला देते हैं, जिससे वहां के मसल्स है ना, वहां पर दबाव आ जाते हैं, और वहां पर दबाव आने के कारण उस जगह में सूजन आ जाते हैं, इन्फ्लेमेशन आ जाते हैं। इसी कारण न्यूरोथेरेपी में कहते हैं, क्या कहते हैं न्यूरोथेरेपी? यदि कोई भी इन्फेक्शन अगर शरीर में ज्यादा दिनों तक रहे, तो यही इन्फेक्शन जहां पर जमा हुआ है उन अंगों में इन्फ्लेमेशन में बदल देता है, उस अंगों को इन्फ्लेमेशन या सूजन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान देना, ये न्यूरोथेरेपी कहता है। यदि हमारे शरीर के इम्यून सेल या अंग उचित कार्य ना करे, तो ही शरीर में बीमारी का कारण बनेगा या बीमारी का कारण बनता है। इसके लिए हमें सही खान पान, सही रहन सहन, शुद्ध वातावरण या कुछ कसरत या व्यायाम या एक्सरसाइज या पसीने निकलने जैसा कार्य कर ले, तो हमारा इम्यूनिटी मजबूत रहेगा और किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से लड़ सकते हैं। इसी प्रकार अगर किसी भी व्यक्ति को मार या चोट लगता है या ट्रॉमा हो जाता है, तो वहां के कई सारे कोशिकाओं के टूटने से सेल से हिस्टामाइन नामक केमिकल ही निकलेगा, जो उस जगह के ब्लड वेसल को रिलैक्स या फैला देते हैं, जिससे वहां के मसल्स में दबाव आने लगते हैं, जिसके कारण वहां पर सूजन होना, गर्म लगना उस जगह को छूने पर,
दबाने पर दर्द होगा और वो जगह लाल दिखना और वो जगह काम नहीं करता, तो ऐसे 5 लक्षण से युक्त कंडीशन को इन्फ्लेमेशन या सूजन बोलते हैं। इन्फ्लेमेशन के 5 लक्षण, एक सूजन के रूप में दिखाई देना, जगह को छूने पर गर्म लगना, छूने पर दर्द होना, वो लाल दिखना और वो जगह इनेक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो ये 5 लक्षण सूजन को होता है, इन्फ्लेमेशन के होते हैं, जो मार लगने की वजह से हो सकते हैं या इन्फेक्शन की वजह से हो सकते हैं या एलर्जी की वजह से हो सकते हैं। और वहां पर मसल्स के आसपास जो सीरम का जमावट होता है, मार लगने के बाद बहुत सारे जब सेल टूटते हैं, ब्लड के पेरिस टूटते हैं ना, तो वहां से सीरम निकलने लगते हैं और सीरम के जमावट की वजह से ही वहां जो अंदर में मार लगने की वजह से या चोट लगने की वजह से जो घाव बना हुआ है, जिसे आंतरिक घाव बोलते हैं, वो ठीक नहीं हो पाता सीरम के जमावट होने की वजह से। इन्हें ठीक करने के लिए शरीर के अंदर ही प्राकृतिक रूप से ही ब्रेन से निकलने वाले एसिटिल कोलाइन नामक केमिकल शरीर के एंटी हिस्टामाइन को उकसाते हैं, जो मसल्स के आसपास के हिस्टामाइन को खत्म कर देते हैं या ठीक कर देते हैं, जिनके कारण वहां की सूजन और दर्द तुरंत ही ठीक हो जाते हैं। इसके लिए गॉल ब्लैडर और थायराइड का ठीक होना जरूरी है। यदि शरीर में कोई भी कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में ब्लड न मिले, रक्त न मिले, खून न मिले, तो उन कोशिकाओं में कई प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि उस जगह में, उस अंगों में सूजन आना, वो उस जगह में दर्द होना, या वो अंग पैरालाइज हो जाना, या उन अंगों का बनावट ठीक से ना होना, जिसे डिजनरेशन कहते हैं, तथा एट्रोफी होना। ऐसे लक्षण हो सकता है ब्लड सप्लाई उन अंगों में नहीं होने की वजह से। किसी भी कोशिका को उचित मात्रा में रक्त न मिलने का मुख्य कारण है वो है रक्त परिवहन या कैपिलरीज में ब्लड क्लॉट का बनना या रक्त का थक्का बनना, या रक्त का पर्याप्त मात्रा में न होने से सेल्स को रक्त उचित मात्रा में नहीं मिल पाता, जिससे वहां की कोशिकाओं को रक्त के माध्यम से मिलने वाले ऑक्सीजन, भोज्य पदार्थ, मिनरल्स या अन्य जरूरत के पदार्थ नहीं मिल पाता, जिससे ऊपर बताए गए लक्षण जो है वो सब आना चालू हो जाते हैं। यदि सेल्स को ऑक्सीजन की कमी हो तो सूजन या एट्रोफी, और यदि ज्यादा दिनों तक उचित मात्रा में भोजन न मिले तो डिजनरेशन हो सकते हैं उन कोशिकाओं में। ये रक्त का थक्का ज्यादा मात्रा में बनने का मुख्य कारण है ज्यादा मात्रा में खराब प्रकार का तेल या वनस्पति घी का खाना, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल, खराब कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनाएगा शरीर में, और यही खराब कोलेस्ट्रॉल ब्लड वेसल के अंदरी जो दीवार है उसमें चिपक करके क्लॉट या थ्रोम्बोसिस बनाने का कारण बनता है। ये तेल और घी चिपचिपा होने के कारण रक्त केशिकाओं के ब्लड कैपिलरी के अंदरी परत में चिपक जाता है और उनमें विभिन्न प्रकार के रक्त में उपस्थित टूटे हुए जो ब्लड सेल है, ब्लड कोशिकाएं हैं, फाइबर्स है आदि, वो चिपकना चालू हो जाते हैं, जिनके कारण ब्लड कैपिलरी के अंदर का जो रास्ता है वो संकरा हो जाता है। और यही प्रक्रिया ज्यादा दिनों तक अगर हो तो ब्लड कैपिलरी के अंदरी भाग में चिपका हुआ पदार्थ टूट टूट करके ब्लड में घूमते हुए ब्लड कैपिलरी के अन्य जगह में जाकर के फंस जाता है, चाहे वो हार्ट के कैपिलरी में फंसे, चाहे ब्रेन के कैपिलरी में फंसे, चाहे किडनी में फंसे। जहां पर कैपिलरी पतला होगा वहां पर क्लॉट फंस जाएगा, और जहां पर क्लॉट फंसेगा उनके आगे के अंगों या टिश्यू को ठीक मात्रा में ब्लड सप्लाई नहीं होने की वजह से वो अंग ठीक से काम करना भी बंद कर देगा, और उस रक्त के शिकाएं आगे जाने वाले कोशिकाओं को उचित मात्रा में रक्त नहीं मिल पाता, जिससे कई सारे लक्षण आ सकते हैं जैसे कि ऊपर में बताए गए थे। और यही ब्लड सर्कुलेशन के कारण ही कई प्रकार के अनावश्यक बीमारियां शरीर में आते हैं। इस रक्त के थक्का को बनने से रोकने के लिए और पुराने रक्त के थक्का यानी ब्लड क्लॉट को घोलने के लिए हमारे शरीर में नियमित रूप से, रेगुलर रूप से लीवर और लंग्स के मास्टर सेल के द्वारा 80% और प्राकृतिक हेपरिन और बाकी 20% शरीर के जो विभिन्न प्रकार के जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उनमें पाए जाने वाले मास्टर सेल के द्वारा 20% हेपरिन बनाए जाते हैं। यानी कि 80% जो हेपरिन जो होते हैं ना, नेचुरल हेपरिन जो बोलते हैं ना, वो लीवर और लंग्स में बनते हैं। 20% हमारे बॉडी के
कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाने वाले मास्ट सेल में बनाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर जितना भी कोशिकाएं हैं उनको प्रॉपर मात्रा में ब्लड मिलना जरूरी है वहां के चयापचय क्रिया को मेंटेन करने के लिए। इसलिए वहां पर ब्लड क्लॉट ना हो, इसलिए वहां पर ज्यादा मात्रा में हेपरिन बनता है। और यही हेपरिन हमारे शरीर के विभिन्न रक्त थक्कों को खत्म करता है, ब्लड क्लॉट को तोड़ता है, ब्लड क्लॉट को डिजोल्व करता है, जिनसे कई प्रकार की बीमारियां या लक्षण ठीक हो जाते हैं। और यही हेपरिन जो है ब्लड थिनर का काम करता है, ब्लड को पतला करने का भी काम करते हैं। लीवर, लंग्स या मास्ट सेल को ठीक से काम करने के लिए हमारे शरीर के चयापचय क्रिया का ठीक होना जरूरी है, मेटाबॉलिक क्रिया को मेंटेन होना जरूरी है। इससे ये कह सकते हैं कि शरीर अपना इलाज खुद करता है। जरूरत है शरीर के समस्त प्राकृतिक कार्य सही ढंग से काम करें। आनुवांशिक असामान्यताएं या जेनेटिक बीमारियों के कारण भी मुख्य वजह होते हैं, जैसे कि मां में प्रेगनेंसी के दौरान उचित पोषक पदार्थ या भोज्य पदार्थ की चयापचय का असंतुलन होना भी जेनेटिक बीमारी का कारण हो सकते हैं, या विभिन्न हार्मोन के इनबैलेंस की वजह से जेनेटिक बीमारियां आ सकते हैं, या विटामिन मिनरल्स के इनबैलेंस की वजह से भी जेनेटिक बीमारी आ सकते हैं। ब्लड प्रेशर या टेम्परेचर कम या ज्यादा होगा तो भी जेनेटिक बीमारियां आ सकते हैं। कुछ बाहरी कारण जैसे इन्फेक्शन है या कोई मार लगता है तो उनके वजह से भी हमारे शरीर की कोशिकाओं में जो जीन्स है वो म्यूटेशंस हो जाते हैं, जिनके वजह से जेनेटिक बीमारी आते हैं। हाँ मित्रों, ये सत्य है। आपको मालूम होगा कि माँ अपने गर्भ में 9 महीने तक बच्चे का देखभाल करती है, गर्भ में, ठीक है। 9 महीने तक गर्भ में बच्चे रहते हैं जिनका देखभाल माँ खुद करते हैं। इस देखभाल के लिए माँ को बहुत ही सावधानी की जरूरत होती है। माँ जैसे पोषण लेंगे वैसे ही पोषण गर्भ के बच्चे को भी मिलेंगे, यानी माँ के सक्रियता के आधार पर, एक्टिविटी के आधार पर गर्भ में बच्चे का विकास होगा। आप ये समझिए मित्रों, आपको बताया गया है कि शरीर के सभी कोशिकाओं के लिए आवश्यक भोज्य पदार्थ, उचित ऑक्सीजन, उचित टेम्परेचर आदि की भी जरूरत होती है। इनके लिए या इनके अलावा बाहरी कारक जैसे मार लगना, इन्फेक्शन, वातावरणीय प्रभाव आदि भी शरीर के कोशिकाओं को प्रभावित करता है। अब गर्भ में पलने वाले बच्चे के लिए भी यही सब फैक्टर निर्भर करता है स्वस्थ होने के लिए, और यही फैक्टर निर्धारित करता है कि शरीर की आनुवंशिकता। अब ये सभी फैक्टर माँ के शरीर में यदि ठीक ठाक है तो गर्भ में बच्चे स्वस्थ होंगे, और यदि कोई फैक्टर बाधित हो या रुकावट पैदा कर रहा हो तो गर्भ में बच्चे के विकास के समय बच्चे के सेल्स में लक्षण के आधार पर होने वाले जीन्स के कोडान में परिवर्तन या उत्परिवर्तन आ जाते हैं, जो बच्चे के जन्म के बाद उसी म्यूटेशन या उत्परिवर्तित कोडान के रूप में विकसित होते हैं, और यही बच्चे में आनुवंशिकता असामान्यता का कारण बनते हैं या जेनेटिक एबनॉर्मलिटी का कारण बनते हैं। इस बीमारी का इलाज लाइलाज है, किंतु इस असामान्यता या एबनॉर्मलिटी को होने से हर माँ अपने विभिन्न कारक को सही रखकर या ठीक ठाक रख करके ठीक कर सकते हैं। आधुनिकता यानी मॉडर्निटी के चक्कर में आज ज्यादातर बच्चों में ये समस्या ज्यादातर बढ़ गई है। कैंसर, तनाव और शरीर के अंदर रसायन के दुष्प्रभाव से आंतरिक विकार, आंतरिक बीमारियां, आंतरिक रोग जैसे भारी धातु का बढ़ना, हैवी मेटल्स का बढ़ना, या उल्टी होना, अल्सर होना, गैस एसिडिटी का होना और पेट दर्द आदि उत्पन्न होना चालू हो जाते हैं। इन रेडिएशन विकिरण और दूषित रसायन के प्रभाव को कम करने या ठीक करने के लिए तथा शरीर के इनएक्टिव या सुप्त कार्यों को जागृत करने के लिए या एक्टिव करने के लिए रोज सुबह शाम व्यायाम, प्राणायाम और हरी शाक सब्जियां के अलावा हल्के संतुलित भोजन लेने से शरीर का अंदर के जो बीमारियां है उनमें कमी आती है और शरीर को अपने आप ठीक करने में मदद करते भूमिका निभाते हैं। आज आधुनिकता और विज्ञान के युग ने हमें बहुत से जरूरत की चीजें दिए हैं और कार्य को आसान और सरल बना दिए हैं, दैनिक जीवन को। लेकिन विज्ञान के इस देन ने हमारे नियमित दिनचर्या को बांध कर रख दिए हैं। विश्व के सभी कोनों में मोबाइल है या टीवी टावर है या अन्य सैटेलाइट से निकलने वाले रेडिएशन का कारण हमारे शरीर पर
कई विपरीत या प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं जिससे शरीर को नुकसान होता है। इनके अलावा कारखानों का आज भी दिन दुनी वृद्धि हो रहे हैं और वहां से निकलने वाले जो प्रदूषित जो रसायन है, वहां से निकलने वाले जो धुआं है, उनके द्वारा शरीर पर कई प्रतिकूल या त्वचा से संबंधित बीमारियां होना चालू हो गया है। जैसे कि मित्रों, ऐसे भी हमारे शरीर में बीमारियों के विभिन्न रूप है। जैसे कि एक्यूट, कोई भी बीमारी एक्यूट कंडीशन में दिखाई देता है जिसमें बीमारी अचानक, तत्काल या तुरंत आ जाते हैं। या क्रोनिक होते जो बीमारी बहुत पुराने होते हैं, काफी दिन हो चुके हैं। एक्वायर्ड, जो किसी भी अन्य जगह से उनको उपार्जित किया जाता है, जन्म के बाद कभी भी हम कहीं दूसरे जगह से अपने शरीर में ढाल लेते हैं, ऐसे बीमारियां। कंजेनाइटल, जन्म से होने वाले विभिन्न प्रकार की बीमारियां। और सिम्टम्स यानी असामान्य पहचान या लक्षण। सिंड्रोम यानी बहुत सारे लक्षणों या बीमारियों के समूह के रूप में होना। तो इस रूप में हमारे शरीर में बीमारी दिखाई देते हैं। इनके कई सारे फैक्टर या कारण हो सकते हैं। किसी को बीमारी जल्दी दिखाई देते हैं, किसी को शरीर के अंदर बहुत सालों से है मगर शरीर की बीमारी पता ही नहीं चल रहा है, मगर एक बार ऐसा आता है कि वो एकदम उभर कर आ जाता है सामने। ठीक है, कई बीमारियां किसी दूसरे व्यक्ति से हमारे में आ जाते हैं। जैसे आजकल कोरोना काल चल रहा है तो कोरोना किसी व्यक्ति से दूसरे में भी आ सकता है, तो ऐसे बीमारी को एक्वायर्ड बोलते हैं। ठीक है, या HIV भी हो सकता है। इन्फेक्शन से रिलेटेड बीमारी एक्वायर्ड के रूप में ज्यादातर होते हैं। कंजेनाइटल, जिनको गर्भ के दौरान से जो बीमारी है वो कंजेनाइटल है। या सिंड्रोम, जो बहुत सारी बीमारी से युक्त जो है सिम्टम, वो सिंड्रोम कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इस रूप में बीमारी हमारे शरीर में आ जाते हैं। इन सभी का मुख्य कारण हमारे शरीर के प्राकृतिक कार्यों का संचालन ठीक से नहीं है, यानी बाधित है। यदि शरीर का कार्य का संचालन ठीक से हो तो ऊपर जितना भी बताए गए कोई भी रूप में शरीर में नहीं आएगा बीमारी, और शरीर के अंदर जो केमिकल के द्वारा ही शरीर के अंदर की बीमारी ठीक हो जाता है। बीमारियां कोई भी हो, हर बीमारियों के लिए शरीर के अंदर नेचुरल केमिकल या दवाइयां हैं जो नियमित रूप से बनते हैं, निश्चित मात्रा में बनते हैं। कुछ एलोपैथी दवाइयां जो विभिन्न बीमारियों के लिए प्रयुक्त होते हैं या उपयोगी होते हैं, वह कई सारे रासायनिक पदार्थों या कार्बनिक पदार्थों या विभिन्न जीवों के प्राप्त अवशेषों से बनाए जाते हैं या संश्लेषित करके बनाए जाते हैं, जिसका हमारे शरीर के किसी भी सेल्स के साथ कोई वास्ता नहीं है। और हमारे शरीर के सेल्स बाहरी और आर्टिफिशियल दवाइयों को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि शरीर के सेल को मालूम है कि ये बाहर का पदार्थ है, फॉरेन मैटर है। हाँ, एक बात तो और है कि बाहरी और आर्टिफिशियल दवाइयां शरीर के कुछ लक्षणों को दबा देते हैं, जिससे लगता है कि वह बीमारियां ठीक हो गई है, शरीर की बीमारियां ठीक हो गई है। लेकिन बीमारियों का मुख्य कारण शरीर के अंदर ही स्थित रहता है, उपस्थित रहता है या विद्यमान रहता है या स्थित रहते हैं। उन्हें जड़ से खत्म नहीं कर पाती वो मेडिसिन, और ये बीमारियां कुछ दिनों के बाद या कुछ वर्षों के बाद फिर से दोबारा आ जाते हैं। हाँ, सत्य यह भी है कि हमारी और आर्टिफिशियल दवाइयों से शरीर में मेडिसिन साइड इफेक्ट हो जाने से शरीर का नेचुरल कार्य दब जाता है, और उस कार्य को चलाने के लिए जिंदगी भर बाहरी और आर्टिफिशियल दवाइयों पर निर्भर रहना पड़ता है। और मनुष्य का जिंदगी बाहरी और आर्टिफिशियल दवाइयों के साथ ही खत्म हो जाता है। उस बाहरी और आर्टिफिशियल दवाइयों के मुकाबले हमारे शरीर के अंदर के रसायन या दवाइयां शुद्ध और ओरिजिनल होते हैं, जो शरीर के कोशिकाओं या अंगों के द्वारा खुद का बनाया हुआ होता है। और इन दवाइयों या रसायन का हमारे शरीर में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। और शरीर का दवाइयां या रसायन जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में रोज बनते हैं, रोज निकलते हैं विभिन्न कोशिकाओं या अंगों के द्वारा। और ये दवाइयां या रसायन शरीर के किसी भी कोने में जाकर के बिगड़े हुए कार्य को ठीक करने में भूमिका निभाते हैं या ठीक करने का काम करते हैं। कुछ बाहरी और आर्टिफिशियल दवाइयां जो हमारे शरीर के लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल। दोस्तों, ये जो पैरासीटामोल जो होते हैं ना, ये बुखार के लिए लेते हैं, जो शरीर के टेम्परेचर को, तापमान को मेंटेन करने का काम करते हैं। लेकिन हमारे शरीर में तापमान को मेंटेन करने का काम हाइपोथैलेमस, लीवर, थायराइड और ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जो मौसम के अनुसार नेचुरली या प्राकृतिक रूप से शरीर को ठीक रखने का काम करते हैं। उसी प्रकार इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए
हाई डोजेज एंटीबायोटिक देते हैं। एलोपैथी में या विभिन्न आधुनिक मेडिकल साइंस में इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए हाई पावर का एंटीबायोटिक देते हैं। लेकिन हमारे शरीर में इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए इम्यून सेल नेचुरली कार्य करता रहता है। उसी प्रकार बड़े से बड़े बीमारियों के लिए हमारे शरीर में केमिकल निकलते हैं जो बीमारियों को ठीक करते रहते हैं। जैसे पार्किंसन यानी कंपवर्थ बीमारी है, इस बीमारी में शरीर में अनावश्यक हलचल होती रहती है। इसके लिए हमारे शरीर में डोपामाइन 2 या 2 से अधिक जगहों में बनते हैं। जैसे ब्रेन में बनता है, एड्रिनल मेडुला में बनते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में भी वो डोपामाइन बनते हैं। ठीक है, डोपामाइन ब्रेन में, एड्रिनल मेडुला में और इंटेस्टाइन में, ये 3 जगह मुख्य रूप से बनते हैं जिनके कारण हम अपना काम आसानी से कर लेते हैं। अगर ये डोपामाइन नहीं बनेगा तो क्या होगा, शरीर में कपकपी चालू हो जाएगा, कंपवात हो जाएगा, शरीर हिलना डुलना चालू हो जाएगा अपने आप। ठीक है, और शरीर में अनावश्यक हलचल होने नहीं देते ये डोपामाइन। इनके लिए इन अंगों का ठीक होना जरूरी है। ब्रेन, इंटेस्टाइन अगर और एड्रिनल मेडुला अगर प्रॉपर काम करेगा तो ये डोपामाइन प्रॉपर बनेगा, और डोपामाइन प्रॉपर बनेगा तो पार्किंसन बीमारी नहीं आएगा। और अगर इन तीनों अंगों को काम करना है तो उन तीनों अंगों को ठीक से स्वस्थ रहना जरूरी है। और इस अंगों के स्वस्थ होने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम को काम करना पड़ेगा, पेट को ठीक रहना पड़ेगा, और ब्लड सर्कुलेशन भी प्रॉपर रूप से मेंटेन होना चाहिए, सर्कुलेशन होना चाहिए। डायबिटीज यानी शुगर, हाई बीपी, हृदय रोग, जोड़ों का दर्द, अल्सर, सिर दर्द, कमर दर्द, हाथ पैर सुन्न होना, हाइपोथायराइड, पीलिया, कब्जी आदि हजारों बीमारियां मेटाबॉलिक अपसेट होने के कारण आते हैं, चयापचय बिगड़ने की वजह से आते हैं। इनके लिए हमें अपना पेट ठीक रखना चाहिए, यानी कभी भी गैस एसिडिटी बनने नहीं देना चाहिए। अगर आपको लग रहा है गैस एसिडिटी है, कब्जी है, तो सबसे पहले आप पेट को सुधारिए, लूज मोशन करिए, दस्त कराइए, अच्छी तरह से पेट का मसाज करिए ताकि मोशन अच्छी तरह से आ जाए। खाने पीने पर ध्यान दे तो पाचन ठीक रहेगा। साथ ही शरीर के विभिन्न अंगों की मालिश करते रहने से ब्लड सप्लाई शरीर के विभिन्न अंगों में ठीक रहेगा, जिससे जितना भी बताए गए ऊपर में बीमारियां हैं उनको होने से रोका जा सकता है। बीमारियों के कितने भी लक्षण आ जाए, यदि मूल कारण को ठीक नहीं रखेंगे तो ये लक्षण दोबारा आ जाएगा। और हर बीमारियों का संबंध पाचन यानी डाइजेशन पर निर्भर है। मित्रों, आज समय के साथ साथ हमारे रहन सहन और खान पान में भी बहुत ज्यादा परिवर्तन आया है, जो हमारे शरीर में जन्म के बाद से ही कई सारे अनावश्यक लक्षण दिखाई देने लगे हैं शरीर में। जैसे गर्भ में यानी प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे गर्भाशय के अंदर एक बंद कमरे में यानी बिल्कुल अंधेरे में रहते हैं। यहाँ पर समझने का मतलब ये है कि जब किसी भी बच्चे का अस्तित्व होता है ना, तो अस्तित्व उसके माँ के गर्भ में से चालू होता है, और वो बच्चा माँ के गर्भ में 9 महीने तक रहते हैं बिल्कुल अंधेरे में, बिल्कुल बंद कमरे में रहते हैं, गर्भाशय में रहते हैं, और वो जगह बिल्कुल अंधेरा रहता है और वो जगह एकदम गर्म भी रहेगा। ठीक है, बाहर के टेम्परेचर से शरीर के वो भाग ज्यादा टेम्परेचर युक्त रहेगा। ठीक है दोस्तों, और ये गर्भाशय में जो टेम्परेचर होता है ना, वो काफी गर्म भी होता है, और गर्भाशय में ही बच्चे के नियमित पोषण के लिए माँ के द्वारा ली गई पोषण ही जिम्मेदार होते हैं, जो बच्चे में विकास का कारण बनता है। जब बच्चे के अंग विकसित हो जाते हैं तब बच्चे के खुद का अंग माँ के पोषण के साथ साथ तालमेल बैठा करके बच्चे का अंग अपने आप में वृद्धि करते रहते हैं। लेकिन आजकल अस्पतालों में जब बच्चे जन्म लेते हैं उस वक्त डिलीवरी के दौरान वहां का तापमान बहुत ही ठंडे होते हैं। क्यों? क्योंकि उस जगह में, उस हॉस्पिटल में एसी चलाया जाता है। ठीक है, और जहां डिलीवरी होता है, जहां पर प्रसव क्रिया होते हैं, उस रूम में एसी चलता रहता है, जो बच्चे के जो नियमित जो टेम्परेचर है, जो गर्भ में पड़ रहे जो बच्चे हैं उनका जो टेम्परेचर हाई है और बाहर का टेम्परेचर एकदम ठंडी है एसी की वजह से, तो बच्चे का जो टेम्परेचर है और जैसे ही वो बाहर आते हैं तो उस बाहर के टेम्परेचर के साथ मेल नहीं खा पाता, और बच्चा जिस गर्मी में रहे गर्म शरीर के अंदर, और जैसे ही बाहर आते हैं उनको ठंडी मिलता है तो बच्चे का शरीर एकदम चौंक जाता है, एकदम सिकुड़ जाता है, और ये प्रभाव ब्रेन पर पड़ता है, जिसकी वजह से बच्चा मंद बुद्धि या सेरिब्रल पैल्सी हो सकते हैं।
और बच्चे इस तापमान पर आने पर तुरंत ही सिकुड़ जाते हैं, जो शरीर के ऑटोनॉमिक क्रिया डिस्टरबेंस हो जाते हैं, बाधित हो जाते हैं। यानी डिलीवरी वाला जो जगह जो होता है ना वो गर्म होना चाहिए नियम के अनुसार। हाँ, और साथ ही गर्भ में जो बच्चे बंद या अंधेरे कमरे में रहते हैं ना, तो जहां पर डिलीवरी होता है ना वो जगह भी अंधेरा ही होना चाहिए। ज्यादा ट्यूब लाइट नहीं, ज्यादा रोशनी नहीं, ज्यादा बल्ब नहीं, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चा 9 महीने तक एकदम अंधेरे में रहता है और वो जैसे ही जन्म लेकर के बाहर आएगा, अगर तुरंत उनको एकदम चकाचौंध लाइट मिलेगा तो वो बच्चा एकदम चौंक जाएगा और चौंकने की वजह से उनके शरीर का जो ऑटोनॉमिक क्रिया है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो जन्म के दौरान यदि बच्चों को उन्हें तुरंत ही तेज रोशनी मिले तो भी ऑटोनॉमिक क्रिया डिस्टरबेंस हो जाते हैं, बाधित हो जाते हैं, जिसके वजह से बच्चे मंद बुद्धि हो सकते हैं, सेरिब्रल पैल्सी हो सकते हैं। इनके अलावा जन्म के कुछ दिनों तक बच्चे को गर्म कमरे में रखना चाहिए, क्योंकि बच्चा 9 महीने तक गर्म कमरे में थे गर्भ में। ठीक है, इसलिए बच्चे को एसी की जरूरत नहीं है, कुछ दिनों तक बच्चे को गर्म जगह में रखना चाहिए। आप लोग देखते होंगे गांव में जब बच्चा पैदा होता है ना तो एकदम अंधेरे कमरे में रखता है, वहां पर सिर्फ दिया जलाया जाता है, दिए की रोशनी में डिलीवरी कराया जाता है। और जिस रूम में बच्चा पैदा होना होता है ना उनके पहले ही अंगीठी जला दिया जाता है, गोरसी बोलते हैं, आग का भट्टी जला के रखते हैं ताकि वो रूम गर्म रहे, ताकि जब बच्चा पैदा हो तो उस बच्चे को गर्भ में जो टेम्परेचर में थे वही टेम्परेचर बाहर भी मिलेगा, तो बच्चे का जो ऑटोनॉमिक क्रिया है वो बैलेंस रहेगा, डिस्टरबेंस नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ध्यान देना ये 2-3 चीज बातें, एक तो डिलीवरी अंधेरे कमरे में हो और साथ में वो गर्म जगह हो, ये आप लोग ध्यान देना। ठीक है दोस्तों, बच्चे को कुछ दिनों तक अच्छे मालिश करना चाहिए ताकि बच्चे के आंतरिक क्रिया और पाचन ठीक से हो। मगर आजकल ये सभी क्रियाएं लगभग बिगड़ सी गई है, बाधित हो गए, डिस्टर्ब हो गए हैं, जो जन्म से ही बीमारी का कारण बनते हैं। शहर में पैदा होने वाले बच्चे का तो न सिकाई होता है, न मालिश होता है, न कुछ भी नहीं होता, सिर्फ डॉक्टर के भरोसे में, वेंटिलेटर के भरोसे में, इंक्यूबेटर के भरोसे छोड़ दिया जाता है। और ज्यादा कुछ हुआ तो वैक्सीनेशन, और ज्यादा कुछ हुआ तो सिर्फ दवाई मेडिसिन इतने पे ही निर्भर रहता है। जबकि गांव में ये बिल्कुल अपोजिट है, गांव में नित्य एकदम प्राकृतिक माहौल है, बच्चा पैदा होगा अंधेरे में, ज्यादा रोशनी में नहीं। इनके अलावा बच्चे को एकदम गर्म सिकाई किया जाता है, बच्चे को कुछ दिन गर्मी में ही रखा जाता है ताकि उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे, और धीरे धीरे हमारे बाहरी टेम्परेचर के साथ बच्चे अनुकूल हो ऐसे वातावरण बनाया जाता है गांव में। ठीक है, इसीलिए शरीर को चलाने के लिए शरीर का ऑटोनॉमिक क्रिया का काम करना जरूरी है। इन्हें बाहर के बनावटी या आर्टिफिशियल और चीजों की जरूरत ही नहीं है। दोस्तों, प्राकृतिक चिकित्सा के आधार पर हमारा शरीर खुद में दवा खाना है। पहले तो हम लोग संपूर्ण शरीर को अपने आप में ही दवा खाना के रूप में ये आज का टॉपिक है। फिर भी वो जो टॉपिक है वो अपने जगह पे सत्य है, मगर एक सत्य और भी है कि हमारा शरीर जो है वो प्राकृतिक चिकित्सा के आधार पर भी अपने आप में ही दवा खाना है। आइए समझते हैं। दोस्तों, प्राकृतिक चिकित्सा के आधार पर भी हमारा शरीर खुद में दवा खाना है। हमारा शरीर पंच महाभूत यानी पंच तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, या प्रकृति से मिलकर बना हुआ है, जो शरीर के समस्त क्रियाओं के लिए जिम्मेदार है। ये पंच महाभूत यानी पंच तत्व है। पहला आकाश, दूसरा वायु, तीसरा अग्नि, चौथा जल और पांचवा है पृथ्वी यानी भूमि। इन्हीं 5 तत्वों से ये जो ब्रह्मांड बना हुआ है, इन्हीं ब्रह्मांड से बना हुआ 5 तत्वों से ही हमारा शरीर बना हुआ है। ये पेड़ पौधे बना हुआ है, ये जीव जंतु बना हुआ है, इन्हीं 5 तत्वों से, जिनका हर एक कण कण हमारे शरीर के अंश है। और ये जो 5 तत्व है, इन 5 तत्वों को हमारे शरीर धारण करते हैं, पहचानते हैं। ये हमारे शरीर के ही उपयोगी पार्ट में से एक है। पहला है आकाश। आकाश का मतलब होता है खाली जगह होता है, और इस खाली जगह में कोई भी पदार्थ गति करता है, जिनके कारण स्वास्थ्य ठीक रहता है। यदि हमारे शरीर की खाली जगह को अनावश्यक पदार्थ अगर अपने कब्जे में ले लेता है, कोई घेर लेता है, तभी शरीर में समस्या आ जाती है। इसी प्रकार से हमारे शरीर में वायु होता है, वायु तत्व होता है, वात होता है, और वायु वात के रूप में होती है। ये शरीर में 5 प्रकार से वात काम करते हैं। इनमें पहला है प्राण, दूसरा अपान, तीसरा समान, चौथा व्यान और 5वां उदान। ये 5 प्रकार के वायु हमारे शरीर में
संचरित होते रहते हैं, जो शरीर के अलग अलग अंगों में ऊर्जा का निर्माण करते हैं, ऊर्जा का संचार करते हैं। और यह वायु शरीर में 5 स्थानों में काम करती है, जो कोशिकाओं के समस्त चयापचय के लिए जरूरी होता है। तीसरा है अग्नि। हमारे शरीर में पित्त यानी पित्त जो होते हैं अग्नि के रूप में होते हैं, जो ऊर्जा और उष्मा और तेज के रूप में होती है। यह भी शरीर में 5 अलग अलग स्थानों में कार्य करती है, जो जठराग्नि में पाचन के बाद समस्त कोशिकाओं के लिए ऊर्जा, उष्मा और शरीर को तेजोमय बनाती है। यदि जठराग्नि मंद हो जाए या कम काम करे तो अपचन और कब्जी का कारण बनती है, जो शरीर की अंतर्निहित क्रियाएं हैं। अगला है जल। हमारे शरीर में लगभग 70% भाग जल का ही होता है, जो शरीर में विभिन्न रसों जैसे हार्मोन्स, एंजाइम, ब्लड, लिम्फ और कई अन्य तरल पदार्थों के रूप में होती है, जो शरीर के समस्त अशुद्धियों को दूर कर वृद्धि और विकास के लिए पोषण का काम करता है। अगला है पृथ्वी। पृथ्वी यानी ठोस भाग या पदार्थ। हमारे शरीर को मिलने वाले जितने भी ठोस पदार्थ है वे सभी हमें पृथ्वी से प्राप्त होता है, और इनके अंतर्गत हमारे खान पान, अनाज, फल फूल, सब्जियां, ये सब पृथ्वी के अंतर्गत आते हैं, मिट्टी के अंतर्गत आते हैं, भूमि के रूप में आते हैं। ठीक है, ये हमारे शरीर का लगभग 30% भाग होती है, जो गंध के रूप में होते हैं। पृथ्वी में ही समस्त जीवों का पालन पोषण होता है, और इन्हीं से ही हमें रस कलेवा प्रदान होती है। इसलिए हमारे शरीर में भी मिट्टी ही है और मिट्टी में मिल जाना है। इस प्रकार पंच महाभूत हमारे शरीर का आधार है, जो शरीर को चलाने के लिए नैसर्गिक चिकित्सक रूप में कार्य करता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोग देख रहे थे शरीर अपने आप में ही दवाखाना है, स्वयं का दवाखाना है, और ये स्पष्ट हो जाते हैं कि हमारे शरीर में जितना भी अंग है, टिश्यू है, कोशिकाएं, सिस्टम है, वो हमारे शरीर को चलाने के लिए है, और उनमें बनने वाले केमिकल के द्वारा ही हमारे शरीर का सफल संचालन होता है, जिसके लिए कोई भी बाहर दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ता, कोई भी बाहरी आर्टिफिशियल दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ता, और शरीर अपने आप में ही संयमित, नियंत्रित और आपस में समन्वित रहते हैं। तो दोस्तों, आज के ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने रखे गए थे। ये टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा आप जरूर बताइए। ये वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आप न्यूरोथेरेपी ट्रेनिंग से संबंधित अगर कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, जैसे कि न्यूरोथेरेपी ट्रेनिंग से संबंधित जानकारी हो, या न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट से संबंधित जानकारी हो, या न्यूरोथेरेपी रिसर्च से संबंधित जानकारी हो, या न्यूरोथेरेपी सिलेबस एंड बुक से संबंधित जानकारी हो, या न्यूरोथेरेपी कंसल्टिंग से संबंधित जानकारी हो, जो किसी भी प्रकार की बीमारी से रिलेटेड हो सकते हैं, ट्रीटमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं। और टीम सपोर्ट अगर आप लोगों को चाहिए कहीं पर भी कैंप के लिए, तो हम लोग, हमारे पास टीम सपोर्ट भी है। आप कैंप कराना चाहते हो अपने एरिया में, तो हमारा टीम आपके एरिया में आकर के कैंप आयोजित कर सकते हैं। ट्रीटमेंट सपोर्ट की जरूरत होगा तो इनके लिए आप मुझे डायरेक्ट कॉल कीजिए। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 08463097676। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक जरूर करें। वीडियो कैसा लगा, अच्छा या खराब, क्या सुधार करना है, आप जरूर बताइए कमेंट के द्वारा। आप ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं। वीडियो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल की घंटी जरूर बजाइए। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।